सेशन में पार्टिसिपेशन के वाले से मैं बात कर रहा था कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करेंगे, उसमें भी जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लोग सीए के बारे में, आई कैप के बारे में डिफरेंट बातें करेंगे, सब्जेक्ट्स, फील्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, डिफरेंट मोड्स ऑफ एजुकेशन, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा। थ्रू आउट माई प्रोफेशनल करियर चार्टर्ड अकाउंटेंसी से ही मेरा ताल्लुक़ रहा है। मेरा जितने भी प्रोफेशनल करियर है, सीए की एजुकेशन, सीए की कॉलेज की मैनेजमेंट, सीए की पब्लिकेशन, सीए की टेस्टिंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने थ्रू आउट अपना प्रोफेशनल करियर जो है वो सर्व किया है, लगाया है। तो डिफरेंट पोजीशंस पे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट कॉलेजेस में मैं पढ़ाता भी रहा हूँ और मैनेजमेंट के तौर पे भी काम करता रहा हूँ। स्टूडेंट्स जो डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं, एंट्री लेवल पे, कैफ के लेवल पे, सी फैप या एडवांस लेवल के या फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स मेरे साथ राब्ते में रहते हैं किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी तरीके से, और उन लोगों के जो इश्यूज़ हैं या उन लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं रिजॉल्व कर रहा होता हूँ। ठीक है जी, बाकी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, आपके पास स्लाइड्स मौजूद है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी आई कैप क्या है। आई कैप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से आप लोग अगर मेडिकल में होते हैं तो आपके लिए पीएमडीसी है, उसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंसी या हमारे किसी भी इकोनॉमी के अंदर हमारे मुल्क में जो फाइनेंसेस और जो इकोनॉमी है उसके बड़े बड़े डिसीजंस लेने के लिए, उनके मामला को हैंडल करने के लिए हमें कुछ ऐसे सर्टिफाइड इंडिविजुअल्स चाहिए होते हैं जो इस तरह का काम कर सकते हैं, जिनके पास वो नॉलेज, वो स्किल और वो क्वालिफिकेशंस मौजूद हैं जो कि इस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, और ना सिर्फ किसी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर बल्कि जो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके अंदर जो उनके मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, वो डिसीजंस लेने के लिए ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसी नॉलेज और ऐसी स्किल्स आपको चाहिए होती हैं जो कि ऐसे इंडिविजुअल्स के पास होती हैं जो इस तरीके से प्रॉपरली पढ़े हुए होते हैं, उनकी एजुकेशन उस तरीके से बनी होती है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के मामला को डील करता है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका अपना चार्टर है। ये जस्ट लाइक पीएमडीसी या जस्ट लाइक आप समझ लें कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसी तरीके से ये एक सेपरेट इदारा है जो अपनी क्वालिफिकेशंस ऑफर करता है, जिनको चार्टर्ड अकाउंटेंसी कहते हैं। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है वो आपको एक फील्ड के तौर पे, एक कैरियर के तौर पे, एक प्रोफेशन के तौर पे ऑफ़र की जाती है। नॉर्मली जब आप लोग सोचते हैं कि भाई अब आपको बड़े होकर क्या बनना है, या जिन लोगों से आप पूछते हैं कि भाई बड़े होकर क्या बनोगे, या वो आपको गाइड करते हैं, तो वो आपको कुछ इस तरह से डिफरेंट टाइप की क्वालिफिकेशंस के बारे में बताते हैं कि भाई तुम लॉयर बन जाना, तुम डॉक्टर बन जाना, तुम इंजीनियर बन जाना, तुम पायलट बन जाना, इस तरह की चीज़ें बताते हैं। लेकिन शायद चार्टर्ड अकाउंटेंसी का आपको कोई नहीं बताता। इसकी रीज़न ये है कि नॉर्मली जिन लोगों से हम मशवरा लेते हैं, जो लोग हमें बताते हैं कि भाई क्या बनना चाहिए, जो टीचर्स हैं, उन लोगों को क्योंकि वो थोड़े से ज़रा पुराने लोग हैं, यानी कि पिछली जनरेशन के लोग हैं, उन लोगों को यही चीज़ें पता होती हैं, उनको चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पता नहीं होता। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज़ ए न्यू अपकमिंग ट्रेंड। ये नई फाइनेंशियल, ये जो फाइनेंशियल मार्केट है या फाइनेंशियल जो आपकी चीज़ें होती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी उसमें एक नई क्वालिफिकेशन है। तो ये रीसेंट अपडेटेड क्वालिफिकेशन है। आईटी एक्सपर्ट्स वगैरह जो थे, आपको याद होगा, शायद आप लोगों को तो नहीं याद होगा, आपके बड़ों को याद होगा, 2010-12 के दरमियान में आईटी की फील्ड जो थी वो बड़ी मशहूर थी। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड, दिस इज़ न्यू नॉर्मल। ये नई क्वालिफिकेशन है जो कि इस वक्त लोगों को ऑफर की जाती है और इसमें आप आ सकते हैं। तो कैरियर चॉइसेस के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी एक बड़ी ज़बरदस्त कैरियर चॉइस है। क्योंकि आप लोग कैरियर चूज़ कर रहे हैं, यू नीड टू नो कि आप किस तरीके से कैरियर को, जब भी आप कोई कैरियर चूज़ करें तो आपको कौन कौन सी कंसिडरेशंस करनी चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप कंपैरेटिवली एनालाइज करें डिफरेंट क्वालिफिकेशंस को, कि एक क्वालिफिकेशन आपको कैसे, क्या चीज़ ऑफर कर रही है, दूसरी क्वालिफिकेशन आपको क्या चीज़ ऑफर कर रही है। तो इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए एक प्रेजेंटेशन सी तैयार की है। फॉर एग्जांपल, आप लोग जब भी कोई कैरियर चूज़ करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं, तो आपको उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। नॉर्मली जो लोगों के जहन में आता है कि भाई ये काम करके हमें नौकरी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या उस प्रोफेशन की पेइंग कैपेसिटी है, यानी कि इसमें जो सैलरी मुझे मिलेगी क्या इतनी होगी कि मैं अपना काम कर सकूं, या उससे मैं कोई ग्रोथ हासिल कर सकता हूं, कोई बिजनेस पर्सपेक्टिव है क्या, उसमें ऐसे तो नहीं होगा कि मैं एक जगह पर बैठा ही रह जाऊँगा और उसके बाद उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। और इसके अलावा क्या आपको उसमें कोई काम करने की, कोई बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, क्या वो क्वालिफिकेशन आप लेकर बाहर का मुल्क जाएंगे तो आपको वहाँ पे कोई रिकग्नाइज़ करेगा या नहीं, यानी कि इंटरनेशनल रिकग्निशन उसकी है या नहीं है।
और क्या क्या आपके पास कैरियर चॉइसेस या कैरियर ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये तकरीबन 9 डिफरेंट कैटेगरीज या क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप किसी भी प्रोफेशन को वैल्यूएट करते हैं, किसी भी प्रोफेशन को समझते हैं। तो वन बाय वन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में, इन सारी प्रोफेशन, इन सारी क्वालिफिकेशन, इन सारी क्राइटेरियाज की बेसिस के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी किस तरीके से आपको एक बड़ी ज़बरदस्त कैरियर चॉइस बन सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 100% एम्प्लॉयमेंट है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे बड़े बड़े फाइनेंशियल जो मैगजीन्स होते हैं वो कहते हैं। यानी कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो जॉब करना चाहता है और उसके पास जॉब नहीं है, या कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो काम करना चाहता है और वो काम नहीं कर पा रहा क्योंकि इकॉनमी ख़राब है, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जितने भी हैं, हाथों हाथ मार्केट के अंदर उनको लिया जाता है, इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये नहीं है कि वो कोई जो है वो आसमान से उतरे। बेसिकली उन लोगों के पास जो स्किल सेट, जो नॉलेज, जो एक्सपर्टीज़, जो एजुकेशन उनको दी जाती है वो ऐसी ज़बरदस्त होती है, वो ऐसी कैपेबल कर देती है उनको वो स्किल्स मिल जाती हैं जिन स्किल्स की बेसिस के ऊपर वो मार्केट में अच्छा सर्व कर सकते हैं। वो ना सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हासिल करते हैं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के बाद कंट्री एज ए होल का बेनिफिट भी डेवलप करके देते हैं। इसका मतलब ये है कि दे हैव सच ए नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जो कि उनको बेनिफिट देता है। कोविड के अंदर ये सबसे कम इम्पैक्टेड फील्ड थी क्योंकि लोगों को चाहिए थे ऐसे लोग जो कि उनको डिफ़िकल्ट वक्त में फाइनेंसेस को मैनेज करके दें। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने उस टाइम के अंदर बहुत हेल्प की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की। इवन गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर उन्होंने लोगों को या गवर्नमेंट को डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ बना के दी कि भाई आप इस तरीके से ये पॉलिसीज़ बनाएं जिससे आपको बेनिफिट होगा और इकोनॉमी को मैनेज कर सकेंगे। अगली बात करते हैं जी पेइंग कैपेसिटी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो टॉप 5 पेइंग कैपेसिटी वाले प्रोफेशंस में आती है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये डिफरेंट वेबसाइट्स कह रही हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की अपनी वेबसाइट ये कह रही है और उन्होंने तो माशाल्लाह से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सबसे ऊपर रखा कि ये लोग जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये सबसे ज़्यादा अर्निंग वाले लोग हैं, इनकी पेइंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। टॉप रेटेड जो है वो वेबसाइट, टॉप रेटेड प्रोफेशन है, सबसे ज़्यादा अर्निंग इन लोगों के पास है और अर्निंग के लिए कोई लिमिट नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर जो सैलरीज वगैरह होती हैं वो आप, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 15-15 लाख सैलरी भी ले रहे हैं इस वक्त, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 20 लाख सैलरी ले रहे हैं। तो देयर इज़ नो लिमिट कि भाई ये बंदा है, ये टाइपिस्ट है या ये इंजीनियर है तो इंजीनियर की इतनी स्केल होता है उससे ज़्यादा इसको सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसा कोई लिमिट, देयर इज़ नो ग्लास सीलिंग कि भाई इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का साथ साथ जिस तरह से उनका एक्सपीरियंस डेवलप होता चला जाता है वो उतने ही ज़्यादा वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज़्यादा वैल्यू वाले लोगों को फिर उसी तरीके से पे आउट भी करती है। राइट, ठीक है जी, आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चंस मैं इंशाल्लाह लेता हूँ लेकिन ज़रा ठहर के। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड तीसरी क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं, ग्रोथ पर्सपेक्टिव कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कितनी ग्रोथ है, क्या हमें कोई अच्छी पोजीशंस मिलेंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जनाब मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं सी लेवल एग्जेक्टिव्स, कंपनी का CEO, CFO, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स वगैरह, चीफ इंटरनल ऑडिटर्स, ये सारे वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के पिरामिड के टॉप पे बैठे होते हैं, जो सबसे एक्सपर्ट और सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशंस पे बैठे होते हैं। यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस तरह की पोजीशंस पे जाते हैं और इस तरह की पोजीशंस पे बैठ के जो अपनी जिस कंपनी में जिसमें काम कर रहे हैं उस कंपनी को बेनिफिट देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा फॉर्चून 500 कंपनीज, दुनिया की 5 ऐसी, पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की 500 ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जिनमें लोग जाना पसंद करते हैं, जिनमें बड़ा ज़बरदस्त वर्क इन्वायरमेंट है, जिनमें ग्रोथ पर्सपेक्टिव बड़ा ज़बरदस्त है। इन फॉर्चून 500 कंपनीज के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में मिलेंगे। ये लोग बहुत अच्छी पोजीशंस पे बहुत अच्छा और बहुत देर से सर्व कर रहे हैं और इनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, इनको बड़ा वैल्यूएबल कंपोनेंट समझा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये जो लोग हैं ये की मैनेजमेंट पोजीशंस पे बैठे होते हैं, ऐसी पोजीशंस पे जिन्होंने डिसीजन लेना होता है और कंपनी का या बिजनेस का जो फ्यूचर है वो लिटरली उन लोगों के डिसीजंस के ऊपर फॉल कर रहा होता है कि यार ये लोग डिसीजन लेंगे तो बिजनेस जो है वो चल निकलेगा, ये गलत डिसीजन लेंगे तो बिजनेस जो है वो डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बड़ी ज़बरदस्त और क्वालिफिकेशन है जो आपको टॉप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे पहुंचा देती है। ग्लोबल मोबिलिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में आप जहाँ पे भी जाएँ आपको ना सिर्फ जॉब्स मिलेंगी बल्कि आपको अच्छी जॉब्स जो हैं वो ऑफ़र की जाएंगी। क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस सिर्फ मैं अभी ये सेशन के बाद लेता हूँ, यानी कि ये वाली स्लाइड्स ये सेक्शन के बाद लेता हूँ जी। ज़रूर आपका क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है, मैं इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करता हूँ। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर आपकी
क्वालिफिकेशन की ये रिक्वायरमेंट है कि आपने कंटिन्यूसली अपने आप को वैल्यूएट करना है, अपने आप को बेहतर करना है। आप जिस मर्जी उम्र में पहुंच जाएं, आप लोगों के लिए आप जितना मर्जी क्वालिफाई कर लें, इवन आफ्टर योर क्वालिफिकेशन आपको रेगुलरली हमारा इदारा अपडेट करता रहता है। वो कहता है यार ये देखो ये फलां स्टैंडर्ड के अंदर फलां चेंजेस आई हैं, ज़रा पढ़ लो, इसको देख लो एक दफ़ा। इस तरह से डिफरेंट मैगजीन्स ऑफर किए जाते हैं, डिफरेंट क्लासेस ऑफर की जाती हैं जो फ्री होती हैं, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दी जाती हैं कि भाई आप आएँ और आके अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करें, अपग्रेड करें। इस वक्त पूरी दुनिया के फाइनेंशियल स्पेक्ट्रम में फाइनेंशियल जो हमारा स्केल है, जो फाइनेंशियल स्कोप है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बड़ी स्पीड से आ रही है। यानी कि इसमें लोग जो हैं वो बिग डाटा और आपका जो है वो डाटा एनालिटिक्स और इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एंटर कर रहे हैं। ठीक है जी, फिनटेक वगैरह की बातें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस स्पीड से आ रही हैं, बहुत ज़बरदस्त स्पीड से ये चीज़ें आ रही हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उतनी ही स्पीड से इन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारा जो इदारा है आई कैप, वो इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, डाटा मैनेजमेंट, डाटा एनालिटिक्स, इस तरह की चीज़ों के ऊपर इतनी स्पीड से काम कर रहा है कि आप देखकर हैरान होंगे। हर वीक में कोई ना कोई सेशन होता है, हर वीक में कोई ना कोई कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं। डिजिटल एश्योरेंस टेक्नोलॉजी अवार्ड और इस तरह की चीज़ें हम लोग ऑफर कर रहे हैं। किस लिए? ताकि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो अपडेट रहें और वो जो भी अपडेट्स आ रही हैं मार्केट के अंदर उनको पता हो कि भाई अब अपडेट्स क्या है मार्केट में, और अपने आप को उस तरह से बेहतर करें ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी जो कंपैरेटिव पोजीशन है वो हमेशा से बेहतर रहे। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डेफिनेटली बिजनेस कर सकते हैं, उनके लिए बिजनेस की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और इसमें क्योंकि उनको बिजनेस चलाने आते हैं, इसलिए मैंने नहीं देखा कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका कोई साथ में कोई और बिजनेस ना हो। वो जॉब भी कर रहे होंगे, बिजनेसेस भी कर रहे होंगे, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होंगे, क्योंकि उनको डिफरेंट कैश फ्लो, कैश स्ट्रीम्स का पता होता है। ठीक है, दे नो कि किस तरीके से अर्निंग करनी है, किस तरीके से आप लोग जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं दे आर प्रो इन दिस, और वो इस चीज़ को जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लॉइट भी करते हैं और इसका बेनिफिट हासिल करते हैं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपना बिजनेस चला सकते हैं, वो फार्म बना सकते हैं, उस फार्म के अंदर वो डिफरेंट टाइप की चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि हमारे मुल्क में सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जिस तरीके से ख़ास किस्म का काम या ख़ास किस्म का कोई ऑपरेशन जो है वो ख़ास किस्म का डॉक्टर कर सकता है, सिमिलरली पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट टाइप की ऐसी सर्विसेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनको हम ऑडिट कहते हैं। किसी भी अच्छी कंपनी का, किसी भी बड़ी कंपनी का ऑडिट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा और कोई नहीं कर सकता, और कंपनी की जिम्मेदारी है कि उन्होंने सेशन को कंपनी की जिम्मेदारी है कि उन्होंने ऑडिट करवाना है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप देखें, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जी पिछले साल हमारे मुल्क में 26,500 नई कंपनीज रजिस्टर हुई हैं एक साल में, और इन सारे लोगों ने साल में एक दफ़ा ऑडिट कराना है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके साल में 4 दफ़ा ऑडिट्स होते हैं, हर 3-3 महीने के बाद। तो आप देखें कि द लेवल ऑफ बिजनेस दैट वी विल बी गेटिंग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ इनॉर्मस। बहुत ज़्यादा तादाद में आप लोगों को टैक्सेशन की सर्विसेज, ऑडिटिंग की सर्विसेज और इस तरह की सर्विसेज, और ना सिर्फ ऑडिट की सर्विसेज, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की सर्विसेज जो हैं वो आप दे सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। टैक्सेशन की सर्विसेज अभी हमारे मुल्क में एकदम से आपने देखा 56 लाख टैक्स रिटर्न्स फाइल हुई हैं। ये सारी की सारी टैक्स रिटर्न्स जो हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मेजॉरिटी इसमें फ़ाइल की है। ठीक है, वैसे तो स्टूडेंट्स ने भी बहुत सारी रिटर्न्स फाइल की हैं, नॉर्मली आम लोगों की जो छोटी मोटी रिटर्न्स होती है, लेकिन किसी भी बिजनेस की एक अच्छी रिटर्न फाइल करनी होती है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इसकी समझ होती है। और इसके अलावा आप देखें डिफरेंट टाइप की टैक्स प्रैक्टिसेस, लॉ की प्रैक्टिसेस, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उनके प्रोसेस को देखना और ये बताना कि आपके प्रोसेस में क्या गलत है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये काम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। इसी तरीके से आईटी मैनेजमेंट है, ऑडिट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट्स कराए जाते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी कि डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर जो कंपनी अपने पास लगाती है, जो ERPs वगैरह जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती है, ये सारी की सारी चीज़ें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव सच एक्सपीरियंस, दे हैव सच स्किल सेट, जिसकी बेसिस के ऊपर उनको ये सारी की सारी चीज़ें दे आर एनेबल्ड कि वो ये सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये बिजनेसेस फिजिकल भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, इसमें देयर इज़ नो लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट। हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल रिकग्निशन की, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी जाते हैं और उनको उसी तरीके से वैल्यू किया जाता है। ये डिफरेंट टाइप की इंटरनेशनल रिकग्निशंस लिखी हुई हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिलती हैं, इंग्लैंड में, UK, कनाडा, न्यूजीलैंड,
सऊदी अरेबिया, यूएसए, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें जहाँ पे जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जाते हैं तो इनको प्रोफेशनल कोलैबोरेशन या मेंबरशिप पाथवे मिलते हैं। मेंबरशिप पाथवे का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ICAEW, इसका आपको मेंबरशिप पाथवे मिलेगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAEW यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के पास जाएगा और उन्हें कहेगा भाई मैंने आपका CA करना है। वो कहेंगे बस ठीक है, ये 2 या 3 पेपर दे दो, तुम हमारे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। वो न्यूजीलैंड वाले के पास जाएंगे, उन्हें कहेंगे भाई हमने आपका न्यूजीलैंड वाला CA करना है, तो वो कहेंगे ठीक है भाई आपके लिए मेंबरशिप पाथवे है, आप सिर्फ 1 या 2 पेपर दें तो आपको हम लोग जो है ना वो अपना मेंबर बना देंगे। तो इसी तरीके से अगर आप देखें ये साइट पे मैंने डाले हैं ओवरसीज़ मेंबर्स, जो कि मेंबर्स का मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि दूसरी कंट्रीज़ में जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको अंदाज़ा होगा 43% लोग जो हैं वो मिडल ईस्ट गल्फ कंट्रीज़ में गए हुए हैं जी, 20% अदर कंट्रीज़ है, 6% USA कनाडा के अंदर हैं, ठीक है जी, 20% ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए हुए हैं, 11% ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो यूरोप के अंदर हैं और वहाँ पर जॉब या सर्व कर रहे हैं। तो आप देखें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि मिडल ईस्ट में जाना चाहते हैं, यूरोप में जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाना चाहते हैं, US कनाडा में जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वहाँ पे हैं और काम कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नीचे एक बड़ा ज़बरदस्त सेक्शन है जी, एफिलिएशन ऑफ ICAP। हमारा जो इदारा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, इसको एज एन इंस्टीट्यूट एक इदारे के तौर पे बड़ी रिकग्निशन और बड़ी इज्जत की निगाह से पूरी दुनिया में देखा जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो डिफरेंट इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड इदारे हैं, उन सारे इदारों में चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो यहाँ तो उनके बड़े सीनियर मेंबर्स में है, अक्सर जगहों पे तो वो फाउंडिंग मेंबर्स में है और अक्सर जगहों पे उनको काफ़ी वैल्यू दी जाती है और हमारे जो इनपुट्स होते हैं उनको बड़ा अच्छा समझा जाता है, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है ICAP, वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है वर्ल्ड वाइड लोगों को, पूरी दुनिया को फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर लेकर आने के लिए और इस तरह से उनको बड़ी टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल रिकग्निशन बहुत ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से आपके लिए ग्लोबल मोबिलिटी बहुत आसान है। यानी कि अगर आप दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं, यू कैन गो। इवन मैं अभी पिछले दिनों सोच रहा था कि मेरे साथ के जितने दोस्त थे जो मेरे साथ इस CA कर रहे थे, उनमें से मेजॉरिटी लोग जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर चले गए हैं और वहाँ पर जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप बाहर जाके बड़े अच्छे तरीके से बड़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड पे ये देख लेते हैं कि भाई कैरियर चॉइसेस क्या है। कैरियर चॉइसेस से मुराद है कि आप कौन से सेक्टर में जा सकते हैं। तो भाई कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। आप बैंकिंग में जा सकते हैं, आप एनर्जी सेक्टर में जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में जा सकते हैं, इंश्योरेंस, टेक्सटाइल, टेलीकॉम, एग्रीकल्चर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सिंपल सी बात है, जहाँ पे भी पैसे का लेन देन होगा, जहाँ पे भी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग होगी, वहाँ पे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज़रूरत होगी और वहाँ पे उन लोगों के लिए पोजीशन भी होगी, उन लोगों के लिए जगह भी होगी और वो वहाँ पे सर्व भी कर सकते हैं। तो ये जनाब मैंने एक ओवरऑल आपको बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं ये कहाँ कहाँ पे सर्व कर सकते हैं। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड को चूज़ कर रहे हैं तो आपके जहन में क्या क्या चीज़ें आ रही होंगी, भाई इसमें सैलरी भी मिलेगी कि नहीं, ग्लोबल मोबिलिटी है कि नहीं, इसमें मैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन मूव कर सकता हूँ, कहाँ पे जॉब मिलेगी। तो देयर इज़ नो लिमिट इन दिस, ठीक है। आप कहीं पे भी, आप जो भी आप सोचना चाहते हैं, जो भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में आप सोच रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, तो आपके जहन में जो भी परेशानियां हैं इस कैरियर को लेके, इस फील्ड को लेके, वो आपके जहन से अब निकल जानी चाहिए। ठीक है जी, आप लोगों के क्वेश्चंस अभी 1 मिनट में मैं लूँगा। ठीक है जी, सिर्फ एक छोटी सी और डिस्कशन है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिलो द एज ऑफ 24, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिन्होंने बिल्कुल रीसेंट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया है और उनकी एज 24 साल से कम है, यानी कि 24 ईयर्स ऑफ एज के अंदर ही आप अपना CA कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि ऐसे लोग भी हैं, ये देखें आप लोगों के सामने कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने 24 साल की उम्र में ही क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है और ये लोग बिल्कुल बच्चे बच्चे से लगते हैं, ठीक है। और ये आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मोटिवेटेड हो कि यू कैन अचीव सच ग्रेटनेस विद इन नो टाइम। आप 24 साल के, आप नॉर्मली आप लोग अभी 18-19 साल के होंगे, तो 4 से 5 साल के अंदर, 5 साल 5.5 साल का इसका नॉर्मल जो टाइम है वो होता है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान आप ग्रेटनेस अचीव कर सकते हैं, आप ग्लोबल मोबिलिटी अचीव कर सकते हैं, आप एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा बिजनेस पर्सपेक्टिव जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो इट इज़ अप टू यू। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ ए वेरी गुड, वेरी वाइडर एरिया जो कि आप लोगों को डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट एरियाज़ में आपको हेल्प कर सकता है।
ठीक है जी। तो माशाल्लाह से ये हमारे यंग ब्राइट फेसेस हैं, ये इंशाल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के बाहर भी, और आप लोग भी इनके इसी लिस्ट में आ सकते हैं। ये बिल्कुल रिसेंट अटैम्प्ट में जो कुछ लोग हैं और इनकी तस्वीरें जो हमें नेट से मिली हैं वो हमने लगाई हैं, सारों की तो नहीं है हमारे पास। ठीक है जी। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं भाई कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो होती कैसे है। सही है जी। इसका टाइम पीरियड को समझ लेते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आप लोगों के मैं फिर क्वेश्चंस लूँगा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है, जब आप इसमें एंटर होंगे तो आपने जो पहला लेवल करना है उसको हम पीआरसी लेवल कहते हैं, लेवल 1 भी कहते हैं, पीआरसी लेवल भी कहते हैं। पीआरसी लेवल के अंदर 5 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम हॉल में जाते हैं, आपके पास सामने एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर पे सामने क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कुछ इसमें पेपर्स ऐसे हैं जिनमें आपने कुछ थोड़ा सा टाइप करना होता है, ज़्यादा टाइप नहीं करना होता। और एक जो है वो ये आपके क्वेश्चंस बाई मंथली होते हैं। बाई मंथली से मुराद है 1 महीना छोड़ के अगले महीने एग्ज़ाम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज ही रिज़ल्ट आया है, और आज के बाद जैसे वो आज जो रिज़ल्ट आया है वो सितंबर की अटैम्प्ट का आया, तो अब नवंबर में एग्ज़ाम होगा, नवंबर के बाद जनवरी में एग्ज़ाम होगा। तो इस तरीके से हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो हो रहे हैं। और पीआरसी को कंप्लीट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने लगते हैं। नॉर्मली ये 2 अटैम्प्ट्स में हो जाता है। कभी कभार किसी बच्चे को परेशानी होती है, कोई पेपर उससे क्लियर नहीं हो पाता, तो वो फिर 6 महीने उसका टाइम लग जाता है, क्योंकि 2 अटैम्प्ट्स का मतलब है 4 महीने। तो 4 की बजाय मैं 5 महीने लिख रहा हूँ, ताकि ऑन एवरेज आप सब लोगों को अंदाज़ा हो, किसी को ये ना लगे कि हमें धोखा दिया गया, हमें गलत बताया गया। ठीक है जी। लेवल 2 कैफ लेवल इसको कहते हैं। इसमें 8 पेपर्स होते हैं जी, और ये सारे पेपर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। पेपर बेस्ड एग्जाम का मतलब है आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको आंसर शीट मिलेगी, आपने आंसर शीट के ऊपर उसका आंसर लिखना है और वो सबमिट कराना है। ठीक है जी। सेमी एनुअली यानी कि साल में 2 दफ़ा पेपर्स होते हैं, मार्च में और सितंबर में इनके एग्ज़ाम्स होते हैं। और इसी तरीके से इसके साथ 8 पेपरों के साथ 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज होते हैं। हैंड्स ऑन कोर्सेज से मुराद होती हैं वर्कशॉप्स, यानी कि ये कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं जो सिर्फ आपने अटेंड करनी होती हैं, इसका पेपर नहीं होता। ठीक है, अभी करंट स्कीम में इसका पेपर नहीं होता, और आपने सिर्फ इनकी क्लासेस अटेंड करनी होती हैं, और जो आपको एक्टिविटीज़ मिली होती हैं आपने वो परफॉर्म करनी होती है। ठीक है जी। तो अगर आप इस सारे को गौर से देखें तो तकरीबन 3 अटैम्प्ट्स के अंदर आपके ये 8 पेपर्स पास हो जाते हैं। ठीक है जी। नॉर्मली पहली अटैम्प्ट में 3, दूसरी में 3 और तीसरी अटैम्प्ट में 2 पेपर्स बच्चे लेकर 8 पेपर्स पास कर लेते हैं। फिर जैसे ही आप लोगों के ये 8 पेपर्स और 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज क्लियर होते हैं, तो फिर आप एक चीज़ स्टार्ट करते हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का खासा है, जिसकी वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो बाकी डिफरेंट क्वालिफिकेशंस या बाकी लोगों से बहुत मुमताज़ और बेहतर समझे जाते हैं। वो है आप लोगों की ट्रेनिंग। ठीक है जी। 3.5 ईयर्स की ट्रेनिंग। ठीक है। ये ट्रेनिंग जो है ये आपको आपके अंदर ऐसी वैल्यूज़ पैदा करती है। आप जाते हैं, आप एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में 9 to 5 काम करते हैं, फिर वो लोग आपको ट्रेन करते हैं। ये नहीं है कि आपसे काम करवाते हैं, वो आपको ट्रेन करते हैं, और ट्रेनिंग के दौरान आपको चीज़ें सिखाते हैं। आपके सीनियर्स, आपके सेमी सीनियर्स, आपके मैनेजर्स, आपकी फर्म के पार्टनर्स, ये सारे आपको सिखाने की गर्ज से आपको काम देते हैं और आप लोग वो काम करते हैं। यानी कि जो प्रोफेशनली, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनली जो काम कर रहा है, आपको वहाँ पे वो देखने का मौका मिलता है वो किस तरीके से कस्टमर से डील कर रहा है, जो क्लाइंट्स होते हैं उनके वो किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज के अंदर कौन से एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो कर रहा होता है, वो सारी आपको नज़र आती हैं, और वहाँ से आप असल में जो चीज़ है वो सीखते हैं। तो आपके 3.5 साल की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, और पैरेलल टू दिस ट्रेनिंग आप CFAP और MSA के पेपर्स दे सकते हैं। CFAP के 6 पेपर्स होते हैं और एक ट्रेनिंग होती है। ठीक है जी। और इसी तरीके से CFAP के जो पेपर्स होते हैं वो साल में 2 दफ़ा जून और दिसंबर में होते हैं, और 2 आपके MSA के पेपर्स होते हैं, पेपर बेस्ड एग्जाम। ये जब तक आप पहुंचेंगे तो नई स्कीम आ चुकी होगी, नई स्कीम के अंदर ये एक पेपर है, तो आपका एक पेपर यहाँ से भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो 3.5 साल जो है वो इसको ही तकरीबन लग जाते हैं। तो नॉर्मली अगर आप ठीक तरीके से पढ़ें, अगर आप सही तैयारी करें, तो 3.5 ईयर्स में ये आपका ड्यूरिंग योर आर्टिकल्स जो हैं वो आपका पास हो जाता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि 5.5 साल इज़ द एवरेज टाइम। मैं अगेन बता रहा हूँ, 5.5 ईयर्स इज़ द एवरेज टाइम, जिस टाइम पीरियड के दौरान जो है वो आप लोग अपना ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द टाइम पीरियड, और मैंने आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में भी बता दिया।
तो आप देखें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिलो द एज ऑफ 24 जो हम लोगों ने जिक्र किया था, ये वो लोग होंगे जिन्होंने बहुत ईजीली इस सारे प्रोसेस के अंदर से क्रूज़ थ्रू किया। उन्होंने जो जो काम था वो अपने मिनिमम टाइम में पूरा किया और वो 24 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए। अब आगे उनको ना कोई क्वालिफिकेशन करने की ज़रूरत है, ना उनको कहीं और जाने की ज़रूरत है, ना कुछ और सीखने सोचने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं पाकिस्तान में करें, बाहर जाना चाहते हैं बाहर चले जाएँ, आपकी मर्ज़ी। ठीक है जी। सो अब आप लोगों के क्वेश्चंस में लेता हूँ और फिर इसके बाद मैंने कुछ और चीज़ें बतानी है। इसके बाद मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कॉस्ट कितनी लगती है, पैसे कितने लगते हैं। तो वो वाले सवाल अगर आपके जहन में हैं तो वो आपने अभी रोक लेने हैं, और नियर पियर के ऊपर कितनी फ़ीस है और इस तरह की चीज़ें। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ। तो आप मुझे क्वेश्चन टाइप करके सेंड कर सकते हैं। मैं इस वक्त अपनी क्वेश्चन विंडो अपने पास ओपन कर रहा हूँ, तो अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं तो मुझे बताएँ, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ जी। अच्छा जी, एक स्टूडेंट ने पूछा सर प्री मेडिकल करने के बाद क्या ऐड मैथ करना पड़ेगा इसके लिए? जी बिल्कुल नहीं, नो 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 नो, एब्सोल्युटली नॉट। मेडिकल के बच्चे जो हैं क्या वो सीए में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। क्या वो उनको मैथ्स की कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। हमने नहीं करने डेरिवेटिव्स, हमने नहीं करने इसमें इंटीग्रेशंस, और हमने नहीं करने वो मुश्किल मुश्किल थ्योरम। मैथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिनांस और कैश की मैनेजमेंट, प्लस माइनस, जमा तफरीक, ज़रब तकसीम, इस तरह की चीज़ें हैं। इसके अंदर डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशंस नहीं है। आपको मैथ अगर नहीं आता, आपने फ़र्ज़ करें कि आपने एफएससी में मैथ नहीं पढ़ा, तो कोई मसला नहीं है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो इशू। चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन करें। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो सीए के स्टूडेंट्स हैं, वो वाले बच्चे जो मेडिकल के बैकग्राउंड से आए हैं, उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये जेहन से बिल्कुल निकाल दें कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है इसको करने के लिए आपको मैथ आना चाहिए। सीए मैथ नहीं है, ये फिनांस है। ठीक है, और मैथ का बहुत दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं ये चीज़ें करा रहा हूँ। दूसरा, मैं सीए के अंदर मैथ का टीचर भी हूँ। उसको हम मैथ कहते ही नहीं है, उसको हम क्वांटिटेटिव मेथड्स कहते हैं। ठीक है, जो बेसिक जनरल पब्लिक, जो आप लोगों ने कॉमन सेंस वाले सवाल नहीं अक्सर पढ़े, तो उस तरह की चीज़ें होती हैं। उसमें कोई कैलकुलेशंस, कोई मुश्किल डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, वो पता नहीं क्या क्या फजूल चीज़ें, मुझे तो अब नाम भी नहीं आते हैं, वो नहीं होती हैं। तो आपको एडिशनल मैथ क्या, आपको कोई भी मैथ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है सर सीए की रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगी? सीए की रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री होती है। आईकैब की वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप करवा सकते हैं। अगर आप सीए नियर पियर से कर रहे हैं तो नियर पियर आपकी रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करके देगा आपको। ठीक है, और अगर आप नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं, आप लोग जो हैं वो आपको अभी ग्रुप के अंदर सारे लोगों को अभी मैसेज सेंड कर देती है हमारी टीम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप ज्वाइन करें, उसके अंदर हमारी टीम होगी। आप उन टीम से रिक्वेस्ट करें, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, हमें कोई गर्ज नहीं है। आपका एडमिशन अप्लाई करना है, आपका एडमिशन अप्लाई कर देंगे। वहाँ से पेमेंट चलान निकलेगा, जो आई कैब को फीस जमा करानी है वो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। आप किसी भी बैंक में वो जमा करा देंगे आई कैब के अकाउंट में, और हमें वापस सेंड कर देंगे, हम आपका अपलोड कर देंगे। तो टेंशन ही कोई नहीं। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आर्टिकल्स सीफैब के बाद कर सकते हैं या साथ साथ कर सकते हैं? देखिए, आर्टिकल साथ साथ करने होते हैं, तभी तो पता चलेगा ना, तभी तो आपकी वो ट्रेनिंग होगी जिसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप लोगों को वैल्यूएबल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। वो कहते हैं ना कि वो जी 100 बार जब कटा कीक तब नंगी हुआ। तो आपको पेपर भी देने हैं, आपको ट्रेनिंग भी करनी है, तो फिर आपकी इंड्योरेंस टेस्टिंग होगी, फिर आपको असल में जो है ना वो सर्विस देने के काबिल बनाया जाएगा। तो फिर आपको इंशाल्लाह उसका बड़ा बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अगर आपके क्वेश्चन को बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप अभी डिले भी कर सकते हैं। हम लोग अगली बात कर लेंगे फ़ीस वगैरह की, फिर उसके बाद नियर पीयर की क्या ऑफरिंग्स है, और उसके बाद फिर आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। स्टूडेंट ने कहा सर नवंबर दिसंबर में कर सकते हैं स्टार्ट सीए? जी बिल्कुल, आप जब मर्जी सीए स्टार्ट कर सकते हैं। आपका अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो आप सीए स्टार्ट कर सकते हैं व्हाट एवर यू वांट। सर हर एग्ज़ाम के लिए अलग रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट होती है या एक ही बार? रजिस्ट्रेशन जो है वो एक ही दफ़ा करनी होती है, लेकिन आपको पता है कि एग्ज़ाम जो जो आपने देना है उसकी एग्जामिनेशन फ़ीस देनी होगी, वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। क्यूएटी का एडमिशन फॉर्म का सवाल जो है वो हमारी टीम आपको रेहान साहब रिस्पॉन्ड करते हैं जी अभी। सर कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है सीए? मैंने आपको बताया कि कोई यूनिवर्सिटी ऑफ़र नहीं करती। बेसिकली हमारी एक अपना सेपरेट इदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। ये डिफरेंट बड़ी कंट्रीज़ में इनका बड़े सिटीज़ में हमारे ऑफिस हैं, रीजनल ऑफिस इनको कहते हैं। आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जो है ना वो ये
चीज़ें सर्व की जाती हैं। एजुकेशन यानी कि ट्रेनिंग आपने खुद लेनी है, पढ़ना आपने खुद है, आपकी एग्जामिनेशन और आपकी जो ट्रेनिंग है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आई कैप प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, सही है जी। क्वेश्चंस जो है वो ख़त्म हो गए। अब मैं क्वेश्चन विंडो कर रहा हूँ क्लोज। अगली बात की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन अगर मिस हो गया तो परेशान नहीं होना, हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे एंड पे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में मैं ये बात करता होता हूँ कि ये दी मोस्ट अफोर्डेबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। यानी कि इस वक्त आपको कोई भी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो इतनी वैल्यू या इतनी सर्विस ज़बरदस्त प्रोवाइड कर रही है वो इतनी सस्ती आप नहीं कर सकते। ठीक है, और बल्कि सस्ती क्या, मैं तो ये कहता होता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के आपको पैसे मिलेंगे। तो इसका क्या मतलब है ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। पहली तो बात कर लेते हैं पीआरसी। आपने पता चल गया कि पीआरसी कैफ और सीफैप 3 लेवल्स होते हैं। तो इसकी मैं नियर पीयर की फ़ीस के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप नियर पीयर की फ़ीस देखना चाहें तो रजिस्ट्रेशन एज ए स्टूडेंट, हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो हमने अभी नील कर दी है, ज़ीरो कर दी है, ताकि बच्चे जो है वो अगर सीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस हम नहीं लेंगे। जहाँ तक पीआरसी की बात है, पीआरसी के 5 पेपर होते हैं और ये पैकेज आपको 50,000 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन अभी आपने रुकना है। 50,000 रुपये में बड़े ज़बरदस्त डिस्काउंट्स हैं जो कि मैं अभी आपको ठहर के बताऊंगा। जिन बच्चों के 90% से ऊपर मार्क्स हैं उनके लिए बड़े ज़बरदस्त डिस्काउंट है। 80% वाले किसी और वजह से किनशिप डिस्काउंट्स हैं, हाफ़िज़ कुरान के डिस्काउंट्स हैं, टीचर सन कोटा के डिस्काउंट्स हैं, एम्प्लॉई सन कोटा के डिस्काउंट्स हैं, आर्म फोर्सेस के जो सन हैं यानी कि आर्मी के अंदर जो लोग काम करते हैं, फ़ौजी वगैरह, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए भी डिस्काउंट है। तो बड़े सारे डिस्काउंट्स हैं, आपने याद रखना है, जेन में रखना है, मैं इंशाल्लाह अभी बताऊंगा। इसी तरीके से कैफ के जो 8 पेपर्स होते हैं उनकी फ़ीस है तकरीबन, जब आप 8 पेपर्स इकट्ठे लेंगे तो ये 1 लाख रुपए का आपको पैकेज मिलेगा। तकरीबन 12,500 रुपये पर सब्जेक्ट इसकी आप समझ लें कि एजुकेशन की या क्लासें अटेंड करने की फ़ीस होती है। हैंड्स ऑन कोर्सेज 2 जो हैं वो 20,000 रुपये के हो जाएंगे। सीफैप जो है उसकी 1 लाख रुपये फ़ीस है, 6 पेपर्स की, 1 पेपर की नहीं 6 पेपर्स की फ़ीस है। इसी तरह से ये टोटल फ़ीस है। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल आपको सीए करने के लिए जो पैसे चाहिए जो आपने एजुकेशन में सर्व करने हैं वो हैं 3 लाख रुपये। ठीक है, लेकिन एक बड़ी मज़े की बात है और वो है जी सीए का स्टाइपेंड या सीए का स्कॉलरशिप। जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं ना, यानी कि जैसे आपका कैफ क्लियर हुआ तो कैफ के बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, उस ट्रेनिंग में आपको एक स्कॉलरशिप मिलता है जिसे हम स्टाइपेंड कहते हैं। स्कॉलरशिप इसलिए नहीं कहते कि आपके जहन में आएगा कि शायद पता नहीं किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन ये स्टाइपेंड होता है, ये हर किसी को मिलेगा, पहले से लेकर आखिरी बच्चे तक हर किसी को मिलेगा। और वो है जनाब इस वक्त जो चल रहा है वो है 22,600 रुपये पर मंथ। यानी कि जो बच्चा भी कैफ कर लेगा, कितनी देर में हो जाता है, 5 से 6 महीने में आपका पीआरसी हो जाता है, डेढ़ साल में आपका तकरीबन ये हो जाता है, कैफ हो जाता है। तो आपने 2 साल के अंदर जैसे ही आपने आर्टिकल्स में कदम रखा, आप जहाँ से भी आर्टिकल्स करेंगे आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा। और वो स्टाइपेंड है 22,600 रुपये पर मंथ। एक महीने में 22,600 रुपये आपको मिल जाएंगे। उस वक्त हर महीने 22,600 रुपये मिल रहे हैं। आप अंदाज़ा तो करें कि जो लोग इस वक्त कोई डिफरेंट क्वालिफिकेशंस की तरफ चले जाते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह या इसके बाद एमएस वगैरह बीएस वगैरह करने में, वो ये सारा कुछ करने के बाद, इतनी मगजमारी करने के बाद बेचारे इतनी सैलरी पे लगते हैं। लेकिन आप 2 साल के अंदर अंदर ही अर्निंग पोजीशन में आ जाएंगे और 22,600 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि इसमें तकरीबन नॉर्मल ट्रेंड ये है कि हर साल ये कोई 10-1% बढ़ता चला जाता है। ठीक है जी, तो 10-1% बढ़ता चला जाएगा और इस तरीके से आपके अगले 3-4 सालों में एक्सपेक्टेडली ये तकरीबन इतना बन जाएगा। तो जैसे ही अभी आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई, यू विल बी गेटिंग 30,000 पर मंथ। और ये किस चीज़ के हैं, ये फ्री के पैसे हैं, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको वो सिखा रहे हैं और आपको फिर भी जेब खर्च के तौर पे इतने पैसे मिल रहे हैं। और अगर आप इन सारों की एक टोटल एस्टिमेशन लगाएं तो तकरीबन 10,78,000 रुपये बनते हैं जो कि आपके आर्टिकल्स के दौरान आपको मिलेंगे। तो आप ज़रा सोचिए तो सही कि क्वालिफिकेशन है जिसको करने के लिए आपको पूरा थ्रू आउट द लाइफ टाइम तकरीबन 3 लाख रुपए लगने हैं, लेकिन 10,78,000 रुपये आपको उसमें से मिल भी जाने हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सीए करने के आपको 7,78,000 रुपये मिलने हैं। ठीक है जी, नेट सीए एजुकेशन एक्सपेंसेस जो है वो 778,000 आपको समझ लें कि रिटर्न होने हैं। लें जनाब, रिटर्न भी नहीं होने, आपने कौन से दिए हैं, ये तो नेट होके वापस मिलेंगे। तो हैरान हो गए ना। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये चीज़ जो है ये बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है
और ये इसी वजह से जो वाइट कॉलर फैमिलीज़ हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त क्वालिफिकेशन है कि ना सिर्फ आगे आपको फ़ायदा होता है बल्कि अभी भी बच्चों को फ़ायदा होता है। तो इसमें जिन लोगों के आप सोच रहे हैं कि भाई मेरे वालिदैन जो है वो फ़ीस कैसे दे सकते हैं, मेरे वालिदैन कैसे जो है वो मेरे एक्सपेंसेस बर्दाश्त करेंगे या इस तरह की चीज़ें, तो आप लोगों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक बड़ी ज़बरदस्त क्वालिफिकेशन है जिसमें कि आपको, हाँ ये बात ठीक है कि तकरीबन 2 साल के बाद पैसे मिलना शुरू होते हैं, लेकिन और पैसे देने पहले पड़ते हैं कैफ पीआरसी वगैरह के अंदर, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ विद इन 2 ईयर्स आप बहुत ईजीली अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं और अपने सारे के सारे मामला, फाइनेंशियल मामला जो है ना वो काफ़ी हद तक आपके हाथ में आ जाएंगे। भाई जब आपको हर मंथ देखें ना 6 महीनों के अंदर 22,600 रुपये के हिसाब से तकरीबन 1,30,000 रुपये बनते हैं, तो 1,30,000 रुपये पर मंथ आपको पर सेशन पर 6 मंथ के सेशन में आपको वापस मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चों को मिलती है। बेसिकली आई कैप की जो होती है, इसके अलावा भी 3 स्कीम्स हैं। आई कैप की तरफ से एधी टैलेंट स्कॉलरशिप मिलता है, आई कैप की तरफ से एंडोमेंट फंड मिलता है और आई कैप की तरफ से स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम मिलता है। ये तीनों चीज़ें भी होती हैं जो कि बच्चों को हेल्प करती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपको उसका लिंक जो है वो टीम अभी सेंड कर रही है ग्रुप्स के अंदर, आप लोग इसको ज्वाइन कर लें। आप लोग आई कैप की तरफ से जो फाइनेंशियल हमारी जो हेल्प के प्रोग्राम्स हैं, अगर आप उनमें से किसी को ज्वाइन करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है जी, वो इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। तो एजुकेशन फ़ीस और उसके बाद आपकी जो है ना ये स्टाइपेंड वगैरह ये लिखा हुआ है। इस साइड पे भी एक कॉलम है, ये बेसिकली एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन फीस है जो इदारे को आपने आई कैप को पे करनी है। जैसे आप लोगों ने पहले भी पे की होगी, जैसे एफएससी के अंदर आप लोग पहले क्या करते थे, रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करते थे 5-7 हज़ार और फिर उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस पे करते थे। तो पेपर देने की फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह जो आई कैप को यानी कि हमारे इदारे को आपने पे करनी है, जो हमारी यूनिवर्सिटी को पे करनी है, वो तकरीबन ये थ्रू आउट द लाइफ ये बनती है। ये यहाँ पे लिखी है पीआरसी की रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने 15,000 देना है। पीआरसी के एक पेपर को अटैम्प्ट करने की 6,500 रुपये फ़ीस है, तो 6,500 रुपया एक पेपर की फ़ीस है, तो 5 पेपर्स की जो है वो 32,500 रुपये फ़ीस बनती है। कैफ रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है ये ज़्यादा लिखी हुई है, पता नहीं क्यों लिखी हुई है, 4,000 होती है, ठीक है जी। इसी तरीके से कैफ की एक पेपर देने की फ़ीस जो है वो समथिंग होती है। तो ये थोड़े थोड़े पैसे हैं जो हर 6 महीने के बाद आपने देने होते हैं। तो अगर आप इसका भी अंदाज़ा लगा लें कि 2.65 तो ये भी है जो हमने देने हैं और इनको भी इसके साथ एडजस्ट कर लें, तो फिर भी तकरीबन 5 लाख रुपये जो है वो आप बेनिफिट में रहते हैं। तो बहरहाल अगर हम इसके बेनिफिट को साइड पे भी कर दें, आप इसको किसी भी और क्वालिफिकेशन के साथ कंपेयर कर लें, ये जो यूनिवर्सिटीज़ जो है डिफरेंट टाइप की है, डिफरेंट टाइप की क्वालिफिकेशन सर्व करती हैं, उन क्वालिफिकेशंस के अंदर भी यही होता है कि आपको 50-60 हज़ार रुपये पर सेशन देने पड़ते हैं और वो तकरीबन 4 साल तक देने पड़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर आप 50-60 हज़ार रुपये भी दे रहे हैं तो 1-2 सेशंस में दे रहे हैं, उसके बाद फिर आपका मामला काफ़ी हद तक सीधा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए मैं ये समझता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर एक और जो बहुत बड़ा प्लस है वो ये है कि ये मोस्ट अफोर्डेबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। इससे ज़्यादा जो है वो आपको कोई भी इजी क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल या फीस जो है वो नहीं मिलती। लेकिन जिसे कहते हैं कि लोगों के जहन में होता है कि यार पता नहीं ये ठीक है या नहीं, तो बहरहाल ये आई की वेबसाइट के ऊपर जाके आप देख सकते हैं। और हमारी जो फीस है नियर पीयर की वो तो हम आपको ऑफर कर रहे हैं ना, आप हमसे पढ़ेंगे तो आपको जो है वो पता चलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्टाइपेंड मिलता है और ये स्टाइपेंड का बेस रेट है जो इस वक्त आपको 22,600 रुपये मिल रहा है। अगर ड्यूरिंग योर आर्टिकल्स आप पढ़ते पढ़ते अपने पेपर्स पास करना शुरू कर दें तो आई कैप कहता है कि मैं हैरान कर दूंगा, परेशान कर दूंगा। तो आई कैप ने अब तकरीबन परेशान कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि अगर आपका पेपर पढ़ते पढ़ते आपकी फ़ीस जो है वो बढ़ जाए, यानी कि आपके पेपर्स जो हैं वो ज़्यादा पास हो जाएँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 3 पेपर्स पास कर लिए सी फैप के तो आपका स्टाइपेंड 30,700 रुपये हो जाएगा। अगर आपने सी फैप और 3 पेपर सी फैप और MSA के जो है ना पास कर लिए, या सारे पेपर सी फैप के, या यानी कि तकरीबन 5 या 6 पेपर्स अगर आपने पास कर लिए हैं तो आपका स्टाइपेंड 42,600 रुपये हो जाएगा, 42,600, 42,600। और अगर आपने सारा CA ड्यूरिंग योर आर्टिकल्स पास कर लिया है तो आपका स्टाइपेंड 84,700 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि इसमें भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। जैसे जैसे आप अच्छा परफॉर्म करते जाएंगे आपका स्टाइपेंड या आपकी फ़ीस जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। अब आप देखें कि आजकल के दौर में जब पेरेंट्स के लिए फ़ीस को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हुआ है, उसमें ये आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप बहुत ईजीली पढ़ सकते हैं। अब नियर पीयर की जो फ़ीस है, डेफिनेटली ये नियर पीयर एक ऑनलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, और आपको इसका बहुत बेनिफिट भी होता है। ऑनलाइन के अपने भी बेनिफिट्स हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। तो हमारी ये फ़ीस जो है ये इस तरीके से डेवलप हुई है, और आप इसको डिफरेंट दूसरे इंस्टीट्यूट्स के साथ कंपेयर करें तो फिज़िकल इदारे जो होते हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, या कुछ इदारे ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मली ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं, तो उनके लिए उनकी फ़ीस फिर थोड़ी ज़्यादा होगी।
ठीक है ना। लेकिन नियर पियर के ऊपर हम आप लोगों को कितना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और कितनी ज़बरदस्त आपको एजुकेशन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि 3 लाख रुपए में आप पूरा सीए कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, कौन कौन लोग सीए ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 60% से लेकर ऑनवर्ड्स यानी कि 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं वो डायरेक्टली आ सकते हैं। और वो बच्चे जिनके 50 to 59% मार्क्स हैं वो लोग जो है वो एक छोटा सा एंट्री टेस्ट होता है QAT, वो देना है। सिर्फ उन लोगों ने देना है जिनके 50 से लेकर लेस देन 60% मार्क्स हैं। ठीक है जी, ऐसे बच्चों ने सिर्फ QAT का टेस्ट देना है। जिसके 60% को टच करके, जिसके 6 को टच करके मार्क्स, यानी कि जो परसेंटेज के अंदर 6 से ज़्यादा 60.001 ही क्यों ना हो या 60.00 ही क्यों ना हो, उस बच्चे को QAT वाला टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, वो सीधा PRC में आएगा और PRC में आगे एग्जाम दे सकता है। ठीक है जी। इसी तरीके से जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन की हुई है, नॉर्मली आप लोगों ने तो ग्रेजुएशन नहीं की हुई, कोई मसला नहीं है, ये और है, यहाँ आपने इंटरमीडिएट किया हो या आपने ग्रेजुएशन की हो, ग्रेजुएशन वाले लोग भी आ सकते हैं, ए लेवल वाले लोग भी आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है वो सिर्फ इंटरमीडिएट 60% मार्क्स से ऊपर चले आ जाए, आए सीए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीट्स की प्रॉब्लम नहीं है कि भाई जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है कि भाई सिर्फ यही इतनी ही सीट्स हैं तो इस सीट के बाद जो है वो आपको मज़ीद सीट नहीं मिलेगी। जितने लोग आना चाहें आप आ सकते हैं। आप लोग बहुत ईजी, अब देखें ये एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें अब आप लोगों को यूनिफॉर्म नहीं पहनाया जाएगा, टाई नहीं लगाई जाएगी, आपके जूते पॉलिश नहीं चेक किए जाएंगे। हमें यह लगता है कि जो आपने पिछले 12 साल जो है ये बड़ा ये काम कर लिया, आपकी टाई भी लगानी अब आपको आ गई है, जूते भी आपको पॉलिश करने आ गए, अब हम आपको और चीज़ें सिखाएंगे जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं, जो वैल्यू करती है ऐसी चीज़ें। ठीक है, आपको प्रोफेशनली बेहतर किया जाएगा। आप लोगों के लिए एक वर्कशॉप रखी है PPE की, जिसमें आप लोगों की शूटिंग बूटिंग की सेंस को बेहतर किया जाता है। लेकिन आज जो मेन जो चीज़ का जो फोकस है वो अब आप लोगों को हम कंटेंट डिलीवर करेंगे। आप घर बैठ के पढ़ें, आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आके पढ़ें, आपने पढ़ना है और पढ़ेंगे तो आपको लिए जो है ना वो बेनिफिट होगा। बहरहाल ये तो वो लोग हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें एक बात करनी चाहिए, वो ये कि किन लोगों को सीए ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, हर वो बंदा जो कि मेहनत कर सकता है, जिसने एक बड़ा कैरियर अचीव करना है, जिसने कहा है कि ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, जिसने अपना और अपनी फैमिली का, अपने रिश्तेदारों का ओवरऑल स्टैंडर्ड अपग्रेड करना है, जिसने ज़िंदगी में अपने ख्वाब जो है वो पूरे करने हैं, उसको सीए ज्वाइन करना चाहिए। मैंने आपको ये बताया, वो लोग जो वाइट कॉलर फैमिली से हैं उन लोगों के लिए मुश्किल होती है, वो बड़ी बड़ी फीसें पे नहीं कर सकते, वो फिर सोचते हैं हम क्या करें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन करें, इसमें पूरी मेहनत करें, दिन रात एक करें, तो आप देखेंगे कि आप जो है ना वो कितना आगे तो है ना वो जा सकते हैं। ठीक है जी। वो लोग जिनको मेहनत करने की और कंसिस्टेंसी की आदत होती है वो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन करें। जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को मेहनत करने की आदत होती है, पढ़ने की आदत होती है, वो फोकस से अपना जो है ना वो काम 3-4-5 घंटे स्टडी कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी बनी हुई है और यही वो लोग हैं जो सीए पास करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन करनी चाहिए। वो लोग जिनको अपना अभी तक जो उनका एकेडमिक कैरियर चल रहा है उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, 80% मार्क्स लिए हैं, 70% मार्क्स लिए हैं, 70%, 80-90% मार्क्स लिए हैं, यानी कि अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सीए बना है। ऐसे ही लोग सीए पास करते हैं। नालायक बच्चे थोड़े सीए पास करते हैं। 50% से नीचे वालों को तो हम वैसे भी नहीं आने देते। 50 से 60% वालों को हम चांस देते हैं कि भाई सुधर जाओ, अपने आप को ठीक कर लो, QAT का टेस्ट दो, आ जाओ सीए के अंदर। 60% से ऊपर वाले बच्चों को हम कहते हैं आ जाओ, यानी कि किसी को हम एंट्री पे मना नहीं करते कि भाई तुम तो मार्क्स नहीं लेकर आए, तुम्हारा जो मर्जी मसला था, कोई बेचारा हो सकता है वाकई ठीक से परफॉर्म ना कर पाया हो लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल हो, हम कहते हैं भाई आ जाओ। लेकिन काम वो लोग जो 80% मार्क्स हासिल किए, 90% मार्क्स हासिल किए, तुक्के से थोड़ी हासिल किए हैं। यही तो लोग हैं जो मेहनत करते हैं, यही तो लोग हैं जो सीए में आएंगे तो सीए को जल्दी जो है ना वो पास कर सकेंगे। तो ऐसे लोगों को सीए ज्वाइन करना चाहिए। तो मेरा तो ये मसला है, वो बच्चे जो मेहनत करते हैं, FSC प्री मेडिकल के बच्चों को ख़ास तौर पे अगर उनको कहीं पे मेडिकल में अच्छा एडमिशन नहीं मिल रहा या कहीं पे एडमिशन मिल रहा है तो वो उनकी अप्रोच से बाहर है, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप लोगों के लिए तो आसान होगा। मैंने ये देखा है क्योंकि मैं एंट्री लेवल के ऊपर तो टीचिंग करता हूँ, तो मैंने देखा है कि वो बच्चे जो FSC प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से आए होते हैं, शुरू में थोड़ा सा बस वो कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जैसे ही वो जिसे कहते हैं पटरी पे चढ़ते हैं तो वो FSC प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चों से भी आगे निकल जाते हैं। वो MBA किए हुए या
बीकॉम किए हुए बच्चों से भी आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्टेमिना बना होता है, वो मेहनत करने वाले होते हैं, उनके अंदर प्यास होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं यही अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स, इफ़ दे आर नॉट एबल टू फाइंड देयर ड्रीम एडमिशंस, अगर उनको, जारी बात है आप लोगों ने सारी ज़िंदगी सोचा होता है कि भाई मैंने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, और अक्सर जगहों पर एडमिशंस नहीं मिलते, तो आप किसी गलत डिसीजन की तरफ ना जाएं। हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो आप एक ऐसी क्वालिफिकेशन को चूज़ करें जो फ्यूचर बेस्ड है, जो नई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर रही है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन जिस क्वालिफिकेशन का फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा। तो इन सारी चीज़ों को जहन में रखें। एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट डेफिनेटली सीए ज्वाइन कर सकते हैं। आमतौर पे सीए में एफएससी प्री मेडिकल के बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, उनके रिजल्ट्स भी ज़्यादा बेहतर होते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे लोगों को ज़रूर सीए ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है जी, अब आगे क्या होगा जी? आगे है पीआरसी का इंट्रोडक्शन। के पीआरसी जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपने 5 पेपर्स लेने हैं, और 5 पेपर्स में आपने इस तरीके से लेकर चलना है। एक छोटी सी और बात करूंगा मैं, फिर आप लोगों के सवाल होंगे। वो है जनाब चार्टर्ड नियर पियर के हवाले से एक हल्का सा इंट्रोडक्शन। कि नियर पियर इस वक्त जो है वो सीए के अंदर तकरीबन 2016 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर हम लोगों ने एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू की थी, और हमने सारे मार्केट से सीजन टीचर जो हैं, जो इस वक्त बड़े मशहूर और बड़े अच्छे नाम हैं इस वक्त मार्केट के, उन सारे लोगों को हमने यहाँ पे कंबाइन किया, कलेक्ट किया, और उन लोगों की जो सर्विसेज हम लोगों ने हासिल की। ऑनलाइन एजुकेशन के इंटरनेशनल मॉडल को सामने रखते हुए हम लोगों ने एक ऐसा ज़बरदस्त सेटअप आप लोगों के लिए तैयार किया जो बैनुल-अक़वामी यानी कि इंटरनेशनल मॉड की एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करता है। इसमें हर चीज़ के ऊपर हमने फोकस किया। बड़ी ज़बरदस्त हम फैकल्टी लेकर आए, और बड़ी एनर्जेटिक और प्रोफेशनल टीम आप लोगों के लिए लेकर आए। जो हमारी साइड सर्विसेज थी, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग है, उसके अंदर भी हमने मार्केट से वो लोग लिए जो मार्केट में बड़े अच्छे बड़ी इज़्ज़त से देखा जाता है, जिन लोगों को, जिनकी बड़ी अच्छी गुडविल है, जो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये कलेक्शन ऐसे नहीं है कि 2 4 5 लोग जो इन्होंने मिलकर कुछ वेबसाइट बना दी है तो काम चल रहा है। ये हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ और आप समझ लें कि 20 टीचर्स जो हैं इसके अंदर है। इस वक्त बहुत सारे टीचर्स तो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, और इनमें से मेरे ख्याल से कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जिनकी बेचारों की तस्वीर जो है वो इग्नोर हो गई। लेकिन ये है कि आप देखें कि एक बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव सेटअप है। इस वक्त जो पीआरसी है, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास पीआरसी के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो मौजूद हैं। तो हमने अभी तक जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि 3 लाख से ज़्यादा कोर्सेज़ जो है वो 3 लाख के आसपास कोर्सेज़ जो हैं वो बच्चों को सर्व किए हैं। 20 मिलियन प्लस मिनट्स जो हैं वो वॉच किए जा चुके हैं अभी तक नियर पियर की वेबसाइट के ऊपर। ऑनलाइन वेबसाइट है, 114 से ज़्यादा डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, 3000 से ज़्यादा हमारे बच्चे इस वक्त जो एक्टिवली हमारे पास कोर्सेज़ ले रहे हैं। तो नियर पियर जो है बेसिकली ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। वीडियो लेक्चर्स, क्विज, लाइव सेशंस, असाइनमेंट्स, नोट्स, हर चीज़ जो है फ्रॉम द डोर स्टेप ऑफ योर हाउस आप लोगों को सारी चीज़ें जो है ना डिलीवर की जाती हैं, आपके घर पहुंचती हैं। आपको पोर्टल मिलता है, आपको जो भी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन ही प्रोवाइड की जाती हैं। आप अपने घर बैठ के चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकते हैं। ना सिर्फ इसका स्टार्ट लेवल बल्कि कैफ, बल्कि CFAP, ये सारी की सारी एजुकेशन आपको ऑनलाइन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, और बड़ी फ्रूटफुल और बड़े अच्छे तरीके से लोग जो है ना वो इसको करते हैं, और हमारी बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स भी हैं। नियर पियर एज एन इंस्टीट्यूट बड़ा ज़बरदस्त रिकग्नाइज्ड इदारा है। डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल पैनल्स के ऊपर नियर पियर को रिकग्नाइज़ किया जाता है। और अभी रिसेंटली जो विनर हुए हैं नवाज शरीफ IT इनोवेशन अवार्ड 2024 के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के अंदर एड टेक इन्वायरमेंट में नियर पियर को नामजद किया गया है। और नियर पियर जो है इन्होंने बड़ा इसमें काम भी किया है। वैसे तो 2015 से काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अब ये एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा समझा जाता है। डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल जो चैलेंजेस हैं वो नियर पियर ने विन किए हुए हैं, और बेसिकली पर्पस क्या है, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन को आम करना, और इनकी एप्लीकेशन, इनकी सर्विसेज, इनकी वेबसाइट बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट। नियर पियर फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है जनाब। रिसेंटली पिछले 1 साल के अंदर बल्कि 2024 के अंदर 2024 की हमारी अचीवमेंट्स हैं। मेरिट सर्टिफिकेट बच्चों के यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये मेरिट सर्टिफिकेट मैं बता देता हूँ, नॉर्मली मेरिट सर्टिफिकेट से मुराद होती है कि जो पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान जो बच्चे टॉप करते हैं उनको मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है। और ना सिर्फ वो बच्चे टॉप किए हों,
बल्कि इनकी कुछ और भी क्राइटेरियाज होते हैं कि इतने से ज़्यादा इनके मार्क्स होने चाहिए, इस तरह से ज़्यादा इनकी जो है ना वो अच्छी इनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बच्चे जो हैं ये नियर पीयर का हमारा फ़ख्र है इन लोगों, ये बच्चों जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर अपने अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के अंदर पाकिस्तान में टॉप किया है, ये नियर पीयर से पढ़ते रहे हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी लिखे हुए हैं, टीचर्स के नाम भी लिखे हुए हैं जो, तो ये ऐसा नहीं है कि एक आध सब्जेक्ट में है, तो मल्टीपल टीचर्स के मल्टीपल सर्टिफिकेट जो हैं ये हमारे आते रहे हैं। फ़ीस के बारे में आपको बता देता हूँ, नियर पीयर के स्कॉलरशिप्स था जिसका इंतज़ार आप लोगों को बड़ी शिद्दत से, तो पीआरसी के जो स्कॉलरशिप्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, 100% स्कॉलरशिप ऑफ है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को एफएससी के या आईसीएस के या आईकॉम के वट उनके जो इंटरमीडिएट है उसकी बोर्ड की टॉप 20 पोजीशन होल्डर्स को, आप किसी भी बोर्ड से अगर आप टॉप 20 पोजीशन होल्डर्स में आते हैं तो आपको सीए 100% हमारा पीआरसी लेवल 1 की फ़ीस जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। 50% डिस्काउंट उन बच्चों के लिए जिन्होंने 90% मार्क्स हासिल किए हैं, चाहे वो एफएससी प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, आईसीएस है, आईकॉम है। वो बच्चे जो किसी भी फिजिकल डिसेबिलिटी का शिकार हैं उन लोगों को 50% डिस्काउंट मिलेगा, ऑर्फन स्टूडेंट्स को 50% डिस्काउंट मिलेगा, और लेबर चाइल्ड वो बच्चे जिनके वालिदैन मजदूर हैं, मेहनत करते हैं, उनको 50% डिस्काउंट हमारी पीआरसी की एजुकेशन में मिल जाएगा। तो पहले ही फ़ीस बहुत कम है, फिर उसके बाद हम लोगों ने मज़ीद जो 50,000 जो हमने पैकेज रखा हुआ उसके अंदर आप लोगों को डिस्काउंट्स दिए हुए हैं। 80% से ज़्यादा मार्क्स उन लोगों के जिनके होंगे उनको 30% डिस्काउंट दिया जाएगा। इसी तरीके से हाफ़िज़ कुरान, किनशिप, टीचर चाइल्ड या सर्विस आर्म्ड मैन चाइल्ड जो है उनको सर्विसेज इस तरीके से मिल रही हैं। ठीक है जी, तो 20% जो है वो हमारा आई बिलीव ये 70% होगा, 70% मार्क्स इन एफएससी। तो इस तरीके से आप लोगों को ये पीआरसी के स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, ये नीड बेस्ड भी हैं, ये आपके मेरिट बेस्ड भी हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। राइट, तो हम लोगों ने नियर पीयर की बात कर ली, नियर पीयर की फैकल्टी की बात कर लेते हैं। वाह कितना ज़बरदस्त पैनल है, मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है जी। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तस्वीर थोड़ी थोड़ी तो मिलती होगी। तो इसमें सेंटर में जो साहब है मलिक मुमताज़ साहब, ये मेरे भी टीचर हैं, मैंने भी इनसे इकनॉमिक्स पढ़ी है। ठीक है, और इसी पैनल पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, फिर आप कहेंगे अच्छा फिर इनसे नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। तो एक बड़ा ज़बरदस्त ब्लेंड ऑफ फैकल्टी मेंबर्स हैं, बड़े अच्छे इसमें लोग हैं, सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, यंग एनर्जेटिक लोग भी हैं जो नई टेक्नोलॉजी को ऐड करके और नए नए तरीके से जो है वो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, नए नए टूल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट कलर्स के पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। और फिर ऐसे एक्सपीरियंस टीचर भी हैं जिनकी बात करने का अंदाज़, जिनके बोलने का अंदाज़, बोलने के दौरान ठहरने का अंदाज़, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी ज़बरदस्त प्लान है। और उन्होंने इतनी दफ़ा मतलब सैकड़ों दफ़ा तो जो मलिक साहब हैं इन्होंने पढ़ाया होगा, ये इकनॉमिक्स के टीचर हैं सर, तो इन्होंने सैकड़ों दफ़ा इकनॉमिक्स पढ़ाया होगा, तो ये इस तरह से चल रहे हैं। इसी तरीके से हारून साहब इसमें मौजूद हैं, हारून साहब जो हैं ये भी एक एक फ़िज़िकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हैं और ये हमारे साथ इस पैनल के ऊपर काम कर रहे हैं। बाबर हैं, ये बाबर जो हैं ये इस वक्त गल्फ़ में हैं और वहाँ पे ना सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बल्कि एजुकेशन भी ऑनलाइन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त ब्लेंड ऑफ रेहान साहब अनदर ग्रेट पर्सनैलिटी, उसामा साहब। ठीक है, इन्हीं के मैं वन बाय वन तो नहीं बता सकूंगा क्योंकि उसके ऊपर तो बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन इस वक्त हमारे पास जो पैनल ऑफ टीचर्स इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं ये आपको हर तरह का बड़ा ज़बरदस्त ब्लेंड जो है ना वो प्रोवाइड करता है और अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स हैं और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए सर्विसेज जो है वो डेवलप किए हैं, कोर्स डेवलप किए। तो जनाब हमारी फैकल्टी आप लोगों के सामने आ गई। ठीक है जी, अब आप लोगों के सवाल होंगे और मेरे जवाबात होंगे। किसी बच्चे ने मुझे प्री मेडिकल वाले ने कुछ पूछा तो मैं फिर उसको एक और बात बताऊंगा जो कि है बड़ी इंटरेस्टिंग। ठीक है जी, आप लोगों के सवाल होंगे। आप लोगों में से जो बच्चे हॉस्टल में रहना चाहते हैं या लाहौर के अलावा किसी और जगह से हैं तो मैं उनके लिए एक डिस्कशन करूँगा, वो है जी कि क्या सीए एजुकेशन, क्या हम सीए ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। चलें इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या घर से बैठ के आप सीए कर सकते हैं कि नहीं। तो ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए है जो मेन शहरों में नहीं रहते, जो कि डिफरेंट छोटे शहरों में रहते हैं और फिर भी दे वांट टू अचीव बिग
और उनके पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई किसी सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे हॉस्टल्स में रहना पड़ता है, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। हॉस्टल में खाने पीने के मसाइल होते हैं, रहने सहने के मसाइल होते हैं, घर आने जाने के मसाइल होते हैं, पेरेंट्स से दूर होते हैं आप, घर वाले भी आपसे दूर होते हैं, आप पेरेंट्स को कोई परेशानी होती है, कोई मसला होता है, आपकी ज़रूरत होती है, आप टाइम पे पहुंच नहीं सकते, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। आप एक सर्टन लाइफस्टाइल जो है उसको छोड़ के आप आते हैं और हॉस्टल में रहते हैं, जो कि एक लिमिटेड सा लाइफस्टाइल होता है, और उसमें थोड़ा सा भी बेहतर लाइफस्टाइल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जिनका हल है ऑनलाइन एजुकेशन। तो हॉस्टल की लाइफ, अक्सर औकात पेरेंट्स को बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं कि भाई हम अपनी बच्चियों को हॉस्टल में नहीं भेज सकते, क्योंकि हॉस्टल के का इन्वायरमेंट अक्सर लोगों को पता होता है कि ठीक नहीं होता। और बच्चियों के अलावा बच्चों की भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को भी हॉस्टल नहीं भेजना चाह रहे होते। उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ पे पता नहीं अब कैसे रूममेट्स होंगे, कैसा हॉस्टल का इन्वायरमेंट होगा। बहुत सारे लोग जो है ना वो आते हैं हॉस्टल में रहते हैं, सिगरेट पे लग जाते हैं और बहुत सारी उनको गंदी आदतें पड़ जाती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से फीमेल्स में भी यही होता है कि वो उनका ज़्यादा फोकस जो है वो फैशन की तरफ चला जाता है, कपड़ों की तरफ चला जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो बाहर की हवा लग जाती है लोगों को। तो हॉस्टल के ये कुछ मसाइल होते हैं। फिर हॉस्टल के बहुत सारे और मसाइल भी हैं। तो कॉस्टली आपको रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है, तकरीबन 25,000 पर मंथ एक मुनासिब सी हॉस्टल की कॉस्टिंग, रहना सहना और एक आध दफ़ा घर में आना जाने की जो है ना वो कॉस्ट है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जिनका सामना बच्चे को करना पड़ता है। इसका सोल्यूशन है ऑनलाइन एजुकेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ऑनलाइन एजुकेशन डिफरेंट मोड्स में आपको बेनिफिट देती है। फॉर एग्जांपल आई कैप, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं जी इस तरीके से कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो अगर आप ऑनलाइन कर लें, नियर पीयर पे पढ़ लें, तो आपको जो हॉस्टल की कॉस्ट है वो भी बच जाती है। अदरवाइज आपको किसी फिजिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ना है तो यू हैव टू गो टू द हॉस्टल, और फिर हॉस्टल के खर्चे आपने पे करने हैं, ठीक है जी। पहली चीज़ तो यह है कि इसमें लो फीस होती है। फिजिकल कॉलेज की फ़ीस अगर आप कंपेयर करें तो पीआरसी के एक सब्जेक्ट की, वो पीआरसी के पूरे पैकेज की 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, इस तरह से वो चार्ज करें। हम 50,000 चार्ज करें तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बचत हुई। अल्टीमेटली फिर आपको हॉस्टल, अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग और एसोसिएटेड कॉस्ट बच जाएंगी अगर आप ऑनलाइन पढ़ेंगे, आप घर वालों के पास रहेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने एक पेरेंट से बात की, उन्होंने मुझे कहा यार मुझे ना समझ नहीं आ रही कि मैं बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ, वो घर में ही रहेगा हर वक्त। मैंने कहा सर आपको और क्या चाहिए कि बच्चा हर वक्त आपकी नज़रों के सामने है, आपको उस बच्चे का पता है कि वो कब पढ़ रहा है और आपको पता है कि वो कब नहीं पढ़ रहा, आपके पास कंट्रोल है। तो जो पेरेंट्स हैं जो इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, आप लोगों को बड़ा ज़बरदस्त इसमें कंट्रोल जो है वो मिल जाता है। आपको स्टडी मटेरियल जो है वो ऑनलाइन में अक्सर मिल जाता है सॉफ्ट कॉपी के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद मैं ये बात करूँगा, फैसिलिटेटेड लर्निंग होती है ऑनलाइन के अंदर, 1-to-1 लर्निंग होती है। फिजिकल क्लास के अंदर क्या होता है, टीचर पूरी क्लास को पढ़ा रहा होता है, पूरी क्लास में से कोई भी बच्चा जो कि जब टीचर पढ़ा रहा था तो उस वक्त मोबाइल पे लगा हुआ था, बाद में उसने कहा सर ये सवाल दोबारा रिपीट कर दें, ये बात दोबारा बता दें, टीचर बेचारे को करनी पड़ती है क्योंकि उसने पूरी क्लास को साथ लेकर चला है। अब ये बात ठीक है कि उस वक्त वो स्टूडेंट जो था वो अवेलेबल नहीं था, लेकिन बाद में उसने सारे बच्चों का टाइम खा लिया, ठीक है जी। इसी तरीके से आपको जो मोस्ट एक्सपीरियंस और डिज़ायर्ड फैकल्टी है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि फिजिकल क्लासेस के अंदर सीटें फिल होने का मसला आता है और इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है जी, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है ज़ीरो एब्सेंटिज्म। फिजिकल क्लास में क्लास छूट गई तो गई, लेकिन ऑनलाइन क्लास में और नियर पेयर के मॉडल पे आप चाह के भी कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते, ठीक है। आप नहीं छोड़ेंगे, आप उसको नहीं पढ़ेंगे, वो आपको सामने आता रहेगा, भाई ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, पढ़ना है, आज नहीं पढ़ना कल पढ़ लो, परसों पढ़ लो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, ठीक है जी। बाद में लेक्चर्स लिए जा सकते हैं, एग्जाम डे तक आपके पास एक्सेस होती है। फिजिकल क्लास में क्या होता है, टीचर ने पढ़ा दिया, ओके टाटा अल्लाह हाफिज़, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में कोई सवाल पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज आपके पास लेक्चर दोबारा आप नहीं देख सकते, क्योंकि लेक्चर आपने एक दफ़ा ले लिया है। जबकि नियर पियर के ऊपर क्या है कि आप जितनी दफ़ा चाहें आप लेक्चर ले सकते हैं, जितनी दफ़ा चाहें, या एग्जाम से एक रात पहले भी बैठ के आपको टॉपिक तैयार करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है जी। 1-to-1 कम्युनिकेशन होती है व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह के अंदर भी, ठीक है जी। ऑनलाइन टेस्टिंग होती है और आई कैब का जो एग्ज़ाम इन्वायरमेंट है उसको फॉलो करते हैं हम। आपको मैंने बताया कि पीआरसी के जो पेपर्स हैं वो तो कंप्यूटर बेस्ड हो गए हैं, एग्जाम आई कैब आगे भी कुछ पेपर कंप्यूटर बेस्ड कर रहा है। मज़े की बात यह है, अभी मैं आई कैब के इनिशिएटिव्स में भी बताता हूँ आपको कि आई कैब ने बहुत सारे पेपर्स कंप्यूटर बेस्ड करना शुरू कर दिए, यानी कि पेपर भी आप घर बैठ के दें, सही है। अब मैं ये बात करने लगा हूँ कि आई कैब बजाते खुद भी ऑनलाइन को प्रमोट करता है डिफरेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सस्ते कम से कम कॉस्ट में कर सकें, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल आई कैब का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और जो एडमिशन प्रोसेस है ये टोटली ऑनलाइन है। आपने उनकी वेबसाइट पर करना है, जो भी करना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं।
आपने उनकी वेबसाइट पे लॉगिन करना है, वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, वेबसाइट पे चीज़ें अपलोड करनी है, वेबसाइट से चलान निकलेगा, किसी भी बैंक में जमा करा के चलान भी वेबसाइट पे अपलोड करना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आई कैब ने कहा ऑनलाइन करो, सारा कुछ ऑनलाइन। जब हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है तो ये चीज़ क्यों नहीं ऑनलाइन हो सकती? जब आप अपना खाना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जब आप अपनी राइड ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जब आपकी इंटरटेनमेंट ऑनलाइन है, आप मूवीज़ वगैरह नेट पे देखते हैं या कंप्यूटर पे देखते हैं, तो भाई वाई नॉट कि एजुकेशन भी ऑनलाइन हो जाए। पीआरसी का जो एग्ज़ाम है ये सारा का सारा कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है, यानी कि इसमें भी आप जो है ना वो कंप्यूटर को ही इस्तेमाल करते हुए करेंगे। आई कैप ने एक मॉडल दिया है जिसे हम रिमोट प्रॉक्टरिंग कहते हैं। रिमोट प्रॉक्टरिंग का मतलब है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो भी आप अपने घर बैठ के दे सकते हैं। कुछ जगहों पे ये टेस्टिंग हो रही है, कुछ जगहों पे ये एग्ज़ाम सेंटर में आपको जाना पड़ता है, लेकिन रिमोट प्रॉक्टरिंग भी पाकिस्तान में और कोई इदारा नहीं दे रहा, आई कैप सिर्फ दे रहा है। कोविड में हुआ था, कोविड में क्या हुआ था, लोगों ने एग्ज़ाम्स रिमोट प्रॉक्टरिंग में दिए थे, लेकिन उसमें कोई वाकई प्रॉक्टरिंग नहीं हो रही थी, यानी कि आपका जो इन्विजिलेटर था वो अपने घर बैठा हुआ था और वो सो रहा था और बच्चे पेपर दे रहे थे, तो बच्चों ने नकल तो करनी है, फिर जिसने हर एक ने उतनी नकल की जितना उसका दिल किया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉपर सेटअप होता है जिसकी बेसिस के ऊपर आपके एग्जाम्स होते हैं। आई कैप जो है ना उसने सॉफ्ट कॉपी में किताबें दी हैं, कैप ने प्रिंटेड बुक्स ख़त्म कर दी, उन्होंने कहा भाई सॉफ्ट कॉपी में किताबें पढ़ो। और इसको अभी आई कैप ने रिसेंटली एक बड़ा ज़बरदस्त पोर्टल ऑफर किया है जिसमें हर बच्चा लॉगिन करता है, उसके पास सारा स्टडी मटेरियल, सारी किताबें अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे जाएँ, जाके वहाँ पे जो जो नोटिंग करनी है करें, लॉग आउट कर दें। उसके बाद कल दोबारा लॉगिन करें कि भाई मैंने यहाँ से आगे पढ़ना है, तो आप ओपन करेंगे तो आपको वो सारी किताबें जहाँ पे आपने नोटिंग की, जहाँ पे आपने निशान लगाए, जो कुछ किया वो सारा कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। तो ऑनलाइन किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास सारी की सारी पड़ी हुई हैं। आई कैप ने कुछ कोर्सेज दिए हैं, एथिक्स का कोर्स जिसे हम कहते हैं, ये भी ऑनलाइन कर दिया हुआ। इसी तरीके से एमएसए के जो पेपर्स हैं वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका तीसरा पेपर है एमएसए का जो 4th लेवल है, और सीफैप के भी 2 पेपर्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के तौर पे, यानी कि वो आप अपना लैपटॉप ले जाएंगे एग्जाम हॉल में और वहाँ पे जाके लैपटॉप कनेक्ट करके वहाँ पे लैपटॉप के ऊपर टाइपिंग करेंगे। यानी कि आप देखें ना, आप अपने आप को जरा सोचेंगे, जब आप सीफैप के लेवल पे पहुँच जाएंगे तो आप कितने एक्सपर्ट और कितने मेच्योर हो चुके होंगे। तो ऐसे लोग हर वक्त लैपटॉप के आगे काम कर रहे होते हैं, तो वो लोग लैपटॉप के ऊपर ही अगर उनको पेपर करने के लिए मिल जाएगा तो उनके लिए तो बहुत आसानी होगी। अब मैं बात करता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर क्या ये रिजल्ट भी अचीव करके देता है कि नहीं, तो यस, ऑनलाइन एजुकेशन रिजल्ट भी अचीव करके देती है। तकरीबन 7 से 8 मेरिट सर्टिफिकेट पिछले 1-1.5 साल में ऑनलाइन पोर्टल्स के आ चुके हैं। जो स्टूडेंट 4 से 5 पेपर्स पास कर लेते हैं, नॉर्मली सीए के अंदर जो पेपर्स होते हैं, बच्चे नॉर्मली 3 या 4 पेपर्स देते हैं। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो 3 या 4 पेपर्स दे रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे 4-5 पेपर्स भी दे रहे होते हैं। तो 4-5 पेपर्स को मैनेज ही तब किया जा सकता है जब आप ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हो, वरना तो 4 या 5 पेपर्स का मतलब है कि आप दिन में 5-6 घंटे की तो क्लासें ले रहे हैं, वो नहीं हो सकता। ऑनलाइन में आपका क्योंकि टाइम सेव हो रहा होता है, आपको ज़्यादा चीज़ कम वक्त में डिलीवर की जाती है, तो उससे क्या होता है कि आप ज़्यादा पेपर पढ़ सकते हैं। और फिर ऑनलाइन के बच्चे मोस्टली 4-5 पेपर वाले जो बच्चे पास होते हैं वो ऑनलाइन मोड में होते हैं, ठीक है जी। कोविड के दौरान इन स्टूडेंट्स ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया ऑनलाइन एजुकेशन का, कोविड के दिनों में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स रहे, ठीक है, यानी कि जब बच्चे बिल्कुल वाकई घर बैठ के पढ़ते थे तो उनका ज़्यादा फ़ायदा होता था, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाते थे। और एंड पे मैं ये बात करूँगा कि घर में रहना, घर वालों के पास रहना, घर वालों के सामने रहना, ये बड़ी ज़बरदस्त लग्जरी होती है। ये उन लोगों से पूछे जो लोग जो हैं जो अपने घर से दूर हैं और जो अपना जो है वो कोई काम नहीं कर पा रहे, और घर में को जाने को, घर में को बड़े परेशानी होगी, कोई बीमार हो गया तो बेचारों को जो है ना वो 4-5 घंटे ट्रैवल करके जाना पड़ता है। संडे वाले दिन उन बच्चों का सारों का ट्रैवल में गुजर जाता है, क्योंकि 6 दिन तो क्लासें होती है, बाद में उन्होंने घर जाना होता है। कपड़े बेचारों को खुद धोने पड़ते हैं, खाने का अपना खुद अरेंज करना पड़ता है, ठीक है जी। फिर मार्केट के अंदर सब स्टैंडर्ड खाने खाने पड़ते हैं और अक्सर बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी लग्जरी है कि आप अपने घर में रह के घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ना सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन पॉसिबल है, बल्कि ये लो कॉस्ट है, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे और एट द सेम टाइम इसके रिजल्ट्स भी बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं। तो ये जनाब, ये भी बड़ा ज़बरदस्त एक बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। नाउ इट्स अप टू यू, आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, मैं क्वेश्चंस ओपन कर रहा हूँ और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर करते हैं।
वालेकुम अस्सलाम जी मुदस्सिर भाई। वो वेट वो फ्रेंड वाला वेट कर रहा, आपका कह रहा था मैं कॉल्स कर रहा हूँ, तो मैंने हाँ, उनको कहा कि आप उधर मीटिंग में हैं। नहीं नहीं मीटिंग नहीं बताएं, उन्हें बताएं कि मेरा लाइव सेशन है, मैं इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में आ रहा हूँ, उन्हें चाय शाय पिलाएं। चल चल ओके। ठीक होगा, ओके। जी जनाब, अब मैं ज़रा क्वेश्चंस देख रहा हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहे, टीम रिस्पॉन्ड करती रही, तो बस आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं जी। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो काइंडली आप पूछ लें। अगर आपसे अभी तक आपका क्वेश्चन रिस्पॉन्ड नहीं हुआ तो दोबारा सेंड कर दें जी। मैं अभी 4:14 के बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। ठीक है जी। एक स्टूडेंट ने कहा है सर अकॉर्डिंग टू 2025 स्कीम पीआरसी में 3 सब्जेक्ट्स हैं, सो इज़ इट गुड टू ज्वाइन सीए इन 2025? हाँ जी, आप अगर 2025 में 3 पेपर्स की वजह से 2025 में जाना चाहते हैं तो आपका 1 साल ज़ाया हो जाएगा। हालांकि पीआरसी जो है वो आप सिर्फ 5 से 6 महीनों में कर सकते हैं। तो जब तक नई स्कीम आएगी उस वक्त तक आप कैफ का भी एक आध पेपर पास कर चुके होंगे। तो अगर आप 1 साल अपना जानबूझ के ज़ाया करना चाहते हैं सिर्फ उन 2 पेपर से बचने के लिए जो वैसे भी बहुत ईजिली पास हो जाते हैं, तो आप कर लें। ठीक है, मेरे ख्याल से इट इज़ नॉट ए गुड अप्रोच। अगर आपने सीए करना है, अगर आपने जहन बना लिया हुआ है तो आप अभी से स्टार्ट करें और अभी से करना शुरू करें, क्योंकि जब तक नई स्कीम आएगी उस वक्त तक वैसे ही आप पीआरसी भी का पास कर चुके होंगे और कैफ के भी 1-2 पेपर्स इंशाल्लाह पास कर चुके होंगे। एक स्टूडेंट ने कहा जी सर टेल मी डैट कैन एआई रिप्लेस चार्टर्ड अकाउंटेंसी। देखिए, जब एआई आता है तो फिर तो आप देखें कि हर चीज़ के अंदर इनोवेशन आती है। जैसे फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने में डॉक्टर्स और हकीम हुआ करते थे। हकीम वो लोग जो है ना, वो डिफरेंट टाइप की जो डायग्नोसिस थी वो नब्ज़ चेक करके या बंदे के माथे पे हाथ रख के चेक किया करते थे, और डिफरेंट टाइप की उनकी टेक्निक्स हुआ करती थी, क्या खाया क्या पिया, किस तरीके से वो उनका उनका पिछला टाइम गुजरा है, तो उससे वो देख कर अंदाज़ा लगाते थे। तो चार्टर जो डॉक्टर्स थे उन लोगों ने बड़ा इसका एक बना हुआ था कि जी ठीक है, वो बड़ी अच्छी तशखीस करता है और बड़ा अच्छा तरीके से निज़ाम देता है। लेकिन फिर टेस्टिंग आना शुरू हुई, डिफरेंट टाइप के ब्लड टेस्ट आए, डिफरेंट टाइप के एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड वगैरह इस तरह की चीज़ें जब आई, तो ये नहीं हुआ कि चार्टर्ड जो डॉक्टर्स थे वो आउटडेटेड हो गए और डॉक्टर्स जो है वो बंद होना शुरू हो गए। डॉक्टर्स ने फिर तशखीस से आगे इलाज की तरफ फोकस किया और उन्होंने इलाज के अंदर डिफरेंट टाइप की चीज़ें या अपडेट्स लेकर आए। ठीक है, ऐसा नहीं होता, जब भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है तो चीज़ें इवॉल्व होती हैं। आपने देखना, ये सोचना ये है कि क्या आपका सिस्टम या आपका प्रोसेस इवॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, इंसान है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो वो इंसान है, पत्थर नहीं है कि वो जहाँ पे पड़े हैं वो वहीं पे पड़े रहेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, डाटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, बिग डाटा, ये सारी चीज़ें आई। और आने के साथ फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने अपनी एजुकेशन स्कीम भी अपडेट की, हमने अपनी जो सिलेबस है उनको अपडेट किया। आपको पता है इस वक्त भी हमारे मुल्क में एफएससी का जो सिलेबस है वो वही है जो आज से 30 साल पुराना है। तो ये जो हमारी करंट एजुकेशन जो एफएससी की है, ये इतनी पुरानी हो चुकी है कि इसके अंदर आप लोगों ने मिस्टर चिप्स पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था, मेरे वालिद साहब ने भी पढ़ा था। तो हमारी एजुकेशन के अंदर न सिलेबस के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रही, जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो हर 4 साल के बाद एजुकेशन स्कीम चेंज करते हैं। जब भी नई स्कीम आती है उसके अंदर अपडेट्स होती हैं, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई चीज़ों को ऐड किया जाता है। ये जो आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये 3 ट्रेनिंग्स होंगी आपकी, वर्कशॉप जिन्हें हैंड्स ऑन कोर्सेज कहते हैं, इनमें से 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। और ये हैंड्स ऑन कोर्सेज आपको टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाएंगे, नए सॉफ्टवेयर जो इंटरनेशनली आए हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से अगर सबसे ज़्यादा खतरा है तो इंजीनियर्स को है, डॉक्टर्स को है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नहीं है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। अब देखें ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, आप कोई भी अपनी रिपोर्ट पकड़ते हैं, मैंने कल एक ब्लड रिपोर्ट पकड़ी और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसकी तस्वीर लेकर मैंने उसे कहा यार मुझे बताओ ये क्या रिपोर्ट है। उसने मुझे सारी चीज़ें बता दी। उसने ये भी कहा कि जी किसी डॉक्टर से जाके बात करें, वैसे मुझे लग रहा है कि आपका ये इशू और ये इशू है और इसको आप ऐसे ऐसे करके ठीक कर सकते हैं। तो भाई मुझे तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। तो क्या मैं ये कह दूं कि हमारा जो मेडिकल फील्ड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ख़त्म होने वाली है? ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से डॉक्टर्स ने कुछ और चीज़ों पे फोकस करना शुरू किया। सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी आगे की बात करना शुरू की। अब देखा कि अब आगे किस तरीके से हम बेहतरी ला सकते हैं, आगे किस तरीके से फाइनेंसेस को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नॉट गोइंग टू रिप्लेस चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इवन इट इज़ नॉट गोइंग टू रिप्लेस इंजीनियर्स और डॉक्टर्स। ये उन लोगों को हेल्प करेगी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ACC और CA विच वन वी शुड प्रेफर। देखिए ACC और CA के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो कॉस्ट का है। CA आपको जिस कॉस्ट में करने को मिल जाता है, ACC उससे 5 गुना ज़्यादा कॉस्ट में भी नहीं होता। उसमें पाउंड्स में फ़ीस जाती है और वो फ़ीस जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी बंदा, आम आदमी उसमें हाथ डालने की कोशिश नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो ACCA जो है वो आप लोगों के लिए एक तो कॉस्ट का कंपैरिजन होता है, दूसरा ये कि इफ़ यू वांट टू स्टे इन पाकिस्तान तो आप फिर CA करें। अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो आप CA करें, क्योंकि इसकी पाकिस्तान के अंदर CA और ACCA इन दोनों में से स्टार्टर्ड अकाउंटेंसी को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जब मैंने कैफ क्लियर कर लिया तो मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। उस वक्त मेरे साथ कुछ और लोग ऐसे थे जिनका ACCA कंप्लीट हो चुका था और वो भी ट्रेनिंग कर रहे थे। यानी कि कैफ क्वालिफाइड और ACCA आपस में एक दूसरे के इक्वल समझे जाते हैं। ठीक है, ये मार्केट की आप समझ लें कि सेंस है। मार्केट में नॉर्मली नॉर्म ये बन गई है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैफ क्वालिफाइड, CA का बच्चा सिर्फ कैफ क्वालिफाइड हो और ACCA कंप्लीट क्वालिफाइड हो, उन सारों दोनों को वो एक दूसरे के इक्वल समझते हैं और इसी तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। दूसरे मुल्कों में जाना है तो आप ACCA भी कर सकते हैं। ACCA जो है वो क्योंकि यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन है, वो पाकिस्तान की नहीं है, तो यूके के अंदर जो है वो उसकी रिकग्निशन जो है वो होगी। दूसरी कंट्रीज़ में भी रिकग्निशन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यूके के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की रिकग्निशन नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये है कि बस आप यूके के हिसाब से अगर देखें तो ACCA जो है वो उनकी लोकल क्वालिफिकेशन है और CA जो हम लोगों ने कराया है, CA पाकिस्तान, वो उनके लिए फ़ॉरेन क्वालिफिकेशन होती है। तो वो इस तरह से इन चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना होगा। एक स्टूडेंट ने पूछा, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेबल सर। वालेकुम अस्सलाम। कैन वी यूज़ कैलकुलेटर इन QM पेपर इन PRC लेवल? जी बिल्कुल, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। बल्कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, मैंने तो लिंक शेयर किए हुए हैं। अगर नहीं तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि कैलकुलेटर के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त मैंने कोई 2-3 घंटे का सेशन बनाया हुआ है। कोई 18 वीडियोज़ हैं जिनके ऊपर यह है कि कैलकुलेटर के ट्रिक्स क्या हैं, आप किस तरीके से कैलकुलेटर के ऊपर काम कर सकते हैं। तो जो QAT का पेपर होता है ना, जिसे हम एंट्री टेस्ट कहते हैं, जो सिर्फ उन बच्चों ने देना होता है जिनके मार्क्स 50 to 60% के दरमियान में है, वो वाला जो QAT का पेपर होता है ना, उस पेपर के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। लेकिन QM के अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है। पूरे CA के अंदर जहाँ मर्जी कैलकुलेटर ले जाएं, कैलकुलेटर अलाउ होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, सर जो विदाउट एनी एफिलिएशन पेपर देंगे उनके पेपर कैसे होंगे? आपके इस सवाल का मुझे समझ नहीं आई कि एफिलिएशन से आपकी क्या मुराद है। आप ज़रा काइंडली दोबारा क्वेश्चन पूछें। एफिलिएशन से आपने पूछा है कि विदाउट एफिलिएशन पेपर देंगे तो उनके पेपर्स कैसे होंगे। एफिलिएशन का मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेबल सर। वालेकुम अस्सलाम। जी आंसर हो गया जी। सर हम 2025 में PRC से ही आर्टिकल्स कर सकते हैं और वो आर्टिकल्स 3.5 ईयर्स में इंक्लूड होंगे? नहीं, आप PRC से आर्टिकल्स नहीं कर सकते। आप का अगर ग्रेजुएशन वगैरह की हुई है तो ग्रेजुएशन के दौरान आप लोग कैफ के साथ आर्टिकल्स कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रूल ये है कि आपने ग्रेजुएशन की हो और ग्रेजुएशन के बाद आप CA में आए हों। और ये एक आइडियल मोड नहीं होता। बहुत सारी फॉर्म्स बच्चों को नहीं लेती, जो ग्रेजुएशन बेस के आर्टिकल्स होती हैं फॉर्म्स वाले लेते ही नहीं हैं उन बच्चों को, क्योंकि वो कहते हैं यार इस बच्चे को तो अकाउंटिंग की अलग भी नहीं पता, इस बच्चे को लॉ का भी नहीं पता, ऑडिट का भी नहीं पता, क्योंकि ये पढ़ के तो कुछ आया नहीं है। ठीक है, तो वो बेसिकली प्रेफर यही करते हैं कि जो बच्चे कैफ करके आए हैं उसके बाद आर्टिकल्स के लिए आए हैं, उन लोगों को वो रख लेते हैं। क्वेश्चन है, सर PRC के 3 पेपर होंगे न्यू स्कीम के, सुना है कि 18 पेपर है CA के। जी बिल्कुल, आपने जो सुना है बिल्कुल ठीक सुना है। न्यू स्कीम अभी अनाउंस, न्यू स्कीम का इनिशियल ड्राफ्ट आया है। मैं ये चाहता था कि हम इस लेवल की जो आपकी जो है ना ओरिएंटेशन, इसमें हम न्यू स्कीम का जिक्र ना करें, क्योंकि वो भी कम से कम 1-1.5 साल बाद आएगी। तो 1-1.5 साल बाद जो चीज़ आएगी वो आप ऑलरेडी उसमें काफ़ी आगे जा चुके होंगे। तो येस, न्यू स्कीम के 18 पेपर्स हैं और उसमें से सिर्फ 3 पेपर्स कम हुए हैं। वो मैंने आपको वैसे हल्का सा जिक्र भी किया कि MSA के 2 पेपर्स हैं। तो मैंने कहा था कि जब तक आप MSA में पहुँचेंगे 1 पेपर रह जाएगा। तो 1 पेपर MSA का ख़त्म हुआ है और PRC के 2 पेपर बेसिकली मर्ज हुए, बाकी कुछ तरतीब आगे पीछे हुई है। और तो टोटल आपके 18 पेपर्स हैं CA के नई स्कीम में। करंटली आप जिस स्कीम में है इसमें 21 पेपर्स हैं। देखा, कंफ्यूज हो गया ना, इसलिए मैं कह रहा था कि नई स्कीम का जिक्र ही नहीं करता। स्टूडेंट का क्वेश्चन है, बट सर अगर हम मूव करते हैं तो फिर ये हमें करियर के लिए गुड नहीं है ना? नहीं, बहुत अच्छी बात है जी, आप दूसरी कंट्रीज़ में जाएं।
आप दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे, आपके लिए बिल्कुल ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है। इफ़ यू वांट टू मूव, मैंने यही तो बात की है कि आप इंटरनेशनल रिकग्निशन की तरफ जाएं। चलें जी, आपको बता देते हैं, ये ना हो कि आपको लगे कि क्या बता रहे हैं सर। हम लोगों ने बात की थी इंटरनेशनल रिकग्निशन की, ठीक है जी। इंटरनेशनल रिकग्निशन, ICAEW, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, ये लोग भी आपको मेंबरशिप पाथवे देते हैं। और इसी तरीके से यूके का जो सिप्फा है, ये भी आपको मेंबरशिप पाथवे देता है, यानी कि वहाँ जाके आप इनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह कंप्लीट करें तो आपको वहाँ की चार्टर्ड अकाउंटेंसी मिल जाती है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। एक स्टूडेंट ने बड़ा मासूम सवाल पूछा, उन्होंने कहा सर जी सीए की डिफ़िकल्टी किस लेवल पर ज़्यादा है? देखिए, जैसे जैसे लेवल्स ऊपर जाते चले जाते हैं डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ होती चली जाती है। ये किसी भी गेम की तरह होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने गेम्स खेली होंगी। जब आप गेम खेलना शुरू करते हैं तो पहला जो इनिशियल लेवल होता है वो आसान होता है, फिर उससे मुश्किल होता है, फिर उससे मुश्किल होता है, फिर उससे मुश्किल होता है, फिर एंड पे जिन आ जाता है, ठीक है, जिसको हम बॉस फाइट कहते हैं। नॉर्मली आमतौर पे हम लोग कहते हैं वो जिन आ गया, जिन आ गया। अच्छा, तो जाहिर बात है कि इसी तरह से होता है कि इन योर लाइफ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो डिफ़िकल्टी की तरफ जाती हैं। पहले आपको बेसिक चीज़ें कराई जाएंगी, फिर आपको मॉडरेट लेवल की चीज़ें, फिर एडवांस लेवल की चीज़ें कराई जाएंगी, तो अगला अगला लेवल जो है वो डिफ़िकल्ट होगा। स्टूडेंट कहा जी हम सीए करके मूव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिकग्निशन, ग्लोबल मोबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने आपको ये भी बताया कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन जो ओवरसीज़ मेंबर्स हैं वो किस किस जगह पे हैं, ये मैंने आपको बताया। मिडिल ईस्ट में है, यूरोप में है, यूएसए कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरी कंट्रीज़ जो उसके अलावा रहेंगी वो सारी की सारी कंट्रीज़ में मौजूद हैं। स्टूडेंट का क्वेश्चन है सर मैक्सिमम इन हाउ मच टाइम टू 2025 स्कीम अप्लाई एंड प्लीज़ गिव सम डिटेल्स अबाउट 2025 स्कीम। 2025 की स्कीम आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तो 2025 भी नहीं आया ना, इसके अंदर बहुत सारी ये भी चीज़ें करने वाली हैं। नई स्कीम के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी आईकैप की तरफ से भी कम्युनिकेट होने वाली हैं, तो उसका वेट ना करें। आप नई स्कीम के आने से पहले पहले इंशाल्लाह कैफ के अंदर बहुत आगे तक जा चुके होंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप ठीक से प्ले करें तो आप उस वक्त तक आधा कैफ कर चुके होंगे। एक स्टूडेंट ने पूछा जब तक पीआरसी पास नहीं होता तब तक हम कैफ में एंटर नहीं हो सकते? जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। ये लेवल्स इसीलिए बने हुए हैं कि पीआरसी पास होगा तो आप कैफ में जाएंगे, कैफ पास होगा तो आप सीफैप में जाएंगे, और इस तरीके से आपका जो चल रहा होता है। सीए की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है? स्टार्टिंग सैलरी अंदाज़न जो है वो मिनिमम कुछ तकरीबन को 1.5 से 2 लाख रुपए टाइप होती है जो कंप्लीट क्वालिफाइड होता है, और फिर विद इन नो टाइम 3-4 सालों में आप बहुत ज़बरदस्त पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा है जो आई कैप के थ्रू प्राइवेट पेपर देंगे वो कैसे पेपर देंगे? एग्ज़ाम हॉल में आपने जाना है, वहाँ पे जाके आपने पेपर देना है। यानी कि जो पीआरसी के एग्ज़ाम्स है वो कंप्यूटर पे होते हैं, तो भी आई कैप आपको रोल नंबर स्लिप भेजता है, कहता है फलां जगह आपका सेंटर है, वहाँ पे जाके पेपर दे दें। इसी तरह से कैफ में भी रोल नंबर स्लिप आती है, जिस तरह से आप नॉर्मली आमतौर पर पेपर्स देते हैं, आपकी रोल नंबर स्लिप मिलती है, आप जाते हैं पेपर देते हैं, तो इसी तरह से आपका ये पेपर होगा। स्टूडेंट का सवाल है कैफ के बाद इंडक्शन आसानी से मिल जाती है या अगर अटैम्प्ट्स लगी हों तो इंडक्शन मुश्किल होती है? देखिए मुश्किल नहीं होती, इंडक्शन हो जाती है, लेकिन आपको देखें उसमें आपको फॉर्म्स मिल जाती हैं। बल्कि अभी इस वक्त 2 तरह से हो गया है, एक तो फॉर्म्स भी होती हैं, दूसरा कुछ कंपनीज़ भी होती हैं जो इंडक्शन ऑफ़र कर रही हैं, तो इंडक्शन बिल्कुल मिल जाती है। कुछ लोग होते हैं जिनके जहन में ये बिठा दिया जाता है कि बस तुमने ये 3-4-5 फॉर्म से इंडक्शन आर्टिकल्स करने हैं और कहीं से नहीं करने। तो ऐसे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि वहाँ पे फिर कंपटीशन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप वाकई सच्चे दिल से इंडक्शन आर्टिकल्स करना चाहते हैं तो आप आज भी आईकेएफ की वेबसाइट पे जाएं, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी फर्म्स के लिस्ट दी हुई है कि इन फर्म्स को इंडक्शन के लिए बच्चे चाहिए, इनके पास चले जाएँ, इनके पास चले जाएँ, इनके पास चले जाएँ। लेकिन क्योंकि वो हमारे नखरे में नहीं आ रही होती, इसलिए फिर हम लोग जो है ना वो ऐसी जगहों पे जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे फिर मुश्किल होती है। ठीक है जी। बाकी अगर आप तहे दिल से, सच्चे दिल से आर्टिकल्स करना चाहते हैं तो आपके लिए आर्टिकल्स में कोई दिक्कत नहीं होती, मिल जाता है। अच्छा जी, एक बच्चे ने पूछा आफ्टर ग्रेजुएशन सीए के पेपर में क्या एग्जामेशन होती है? अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो 4 इयर्स वाला तो आपको पीआरसी की एग्जामेशन मिल जाती है और कैफ के 2 या 3 पेपर्स की एग्जामेशन मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन आपका सिलेबस कितना है और उसमें आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो वो आपने इंडिविजुअल जो आपका केस है वो बना के आई कैप को फॉरवर्ड करना होता है। हमारी टीम उसमें भी आपकी हेल्प करेगी। आप अगर एग्जामेशन लेना चाहेंगे ग्रेजुएशन की बेसिस पे तो आपको हम लोग लेकर देंगे।
क्वेश्चन है सर न्यू स्कीम में एआई एंड एमएस ऑफिस इंक्लूड है, तो सर ये बेस्ट है ना? हाँ जी बिल्कुल बेस्ट है। एमएस ऑफिस का कोर्स भी है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स का कोर्स भी है। वो जो 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज जो हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, उनमें से एक का नाम है एमएस ऑफिस और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स। स्टूडेंट ने कहा जी अगर कैफ के बाद हम स्किप करते हैं तो हम इंटरमीडिएट होंगे या बैचलर्स होंगे? हाँ जी आप इंटरमीडिएट होंगे, क्योंकि आपने सीए जो था जो शुरू किया था वो आपने पूरा ही नहीं किया, तो सीए पूरा करना ज़रूरी है ना। देखें जो काम भी शुरू करेंगे वो आपने पूरा तो करना है ना। पीआरसी के अंदर मेरिट सर्टिफिकेट ले सकते हैं या नहीं, ये सवाल है बच्चे का। पीआरसी के अंदर मेरिट सर्टिफिकेट्स नहीं होते, पीआरसी के अंदर मेरिट सर्टिफिकेट डिसकंटिन्यू हो गए हैं, पहले होते थे लेकिन अब नहीं होते। और आपको मैं बता दूं कि पीआरसी के अंदर जो बिल्कुल आखिरी अटैम्प्ट जो थी ना जिसमें मेरिट सर्टिफिकेट हुआ करते थे, उसमें नियर पीयर का मेरिट सर्टिफिकेट आया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल जो रीसेंट मेरिट सर्टिफिकेट आया था वो नियर पीयर का था। कंप्यूटर बेस्ड पेपर में अपने लैपटॉप लेकर जाने हैं या एग्जामिनेशन हॉल में कंप्यूटर? नो, एग्जामिनेशन हॉल में आपको कंप्यूटर्स मिलेंगे। देखिए पीआरसी के अंदर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं ना उसमें आपने कुछ नहीं लेके जाना, एग्जामिनेशन हॉल में कंप्यूटर पड़ा होगा उसके ऊपर आपने सॉल्व करना है, ठीक है। जो सीफैप लेवल के पेपर्स हैं ना उसमें नॉर्मली लोगों के पास अपने लैपटॉप्स होते हैं, तो वो लोग कहते हैं भाई हम अपना ही लैपटॉप लेकर आएंगे, तो वो बच्चे फिर अपना लैपटॉप ले जाते हैं, लेकिन एंट्री लेवल पे आपको लैपटॉप्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आई कैप पर रजिस्ट्रेशन करते हुए इंटरमीडिएट और 90% को स्कॉलरशिप मिल सकती है? नहीं, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं मिलेगी, ठीक है। और वैसे इसमें एक होता है एसएफएस प्रोग्राम, वो आपको टीम ने नंबर दिया, आप उस नंबर पर रब्ता करेंगे तो आपको उसके ऊपर गाइडेंस मिल जाएगी। स्टूडेंट का सवाल है सर व्हाट्स द स्टाइपेंड अमाउंट आफ्टर कैफ लेवल एज इंडक्शन इन आर्टिकलशिप, डज दिस वेरी फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्म? नहीं, हर फॉर्म का सेम रेट होता है। आई कैप ने कहा है कि भाई इतना तो देना ही देना है। कुछ फॉर्म्स ज़्यादा भी देती हैं लेकिन वो बहुत कम होती हैं, 1-2 फॉर्म्स हैं जो ज़्यादा देती हैं, लेकिन इस रेट से जो मैंने दिखाया इससे कम कोई नहीं दे सकता, ये हमारे इदारे की तरफ से लिमिटेशन है, ठीक है। तो स्टाइपेंड जो है वो फिक्स होता है। स्टाइपेंड जो मैंने आपको बताया है 22,600 रुपये, इस वक्त कोई फॉर्म अगर 22,500 भी देगी ना तो आई कैप वाले उसके खिलाफ एक्शन करेंगे, तो ये देना ही देना है। एक क्वेश्चन है सर आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट, ओके, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ कंप्यूटर, हाउ आई कैन टैकल द कंप्यूटराइज पेपर ऑफ पीआरसी? देखिए जब आप पढ़ेंगे आपको सिखाया जाएगा, हर चीज़ बताई जाएगी, आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके पेपर चलाना, पेपर बताना, सॉल्व करना, टिक करना, हर चीज़ सिखाई जाएगी। इसीलिए तो टीचर्स होते हैं, इसीलिए तो सेटअप्स होते हैं। आप ज्वाइन करेंगे आपको हर चीज़ एक्सप्लेन हो जाएगी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, उसने कहा स्टाइपेंड कितना होता है ट्रेनिंग का? यार मैंने तो इतना जोड़ जोड़ के और उसके ऊपर इतना फोकस करके बताया है ताकि सब लोगों को पता चल जाए। स्टाइपेंड इस वक्त 22,600 रुपये चल रहा है। आई कैप की रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है? ये लिखी हुई है जी 15,000 रुपये आई कैप की रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। बाकी आप हमारे नंबर्स पर रब्ता करें, टीम आपको डिटेल से गाइड करेगी। एक स्टूडेंट ने पूछा सर विच फॉर्म इज़ बेस्ट फॉर आर्टिकल? सारी फॉर्म्स जो होती हैं जो आई कैप की ए कैटेगरी फॉर्म्स हैं, सेटिस्फैक्ट्री QCR रेटिंग की जो फॉर्म्स हैं वो सारी बेस्ट हैं, जिस मर्ज़ी से कर लें। ये जो होता है ना लोग बताते हैं जी बिग 4 और ये और वो, उस तरफ ना जाएं, उस झंझट में ना पड़ें, वो आप लोगों के लिए यूज़लेस बात है। यस, आखिरी सवाल तक मैं पहुंच गया, इसके अलावा कोई सवाल नहीं है जनाब। सवाल कोई सवाल नहीं है, अभी मेरे पास कोई पेंडिंग क्वेश्चन नहीं है। क्या किसी और बच्चे का कोई पेंडिंग क्वेश्चन है? एक सवाल आ गया सर सीए कंप्लीट कर लेने के बाद जिस फॉर्म में हमने आर्टिकल्स किए होंगे वहाँ हमें जॉब मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग जो है ना वो वहाँ से निकल जाने को भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो बिल्कुल आप जिस फॉर्म में आर्टिकल्स करेंगे आपको उस फॉर्म में जॉब मिल सकती है। अगला सवाल सर कंप्यूटर बेस्ड पेपर में अपना लैपटॉप लेकर जाना है? ये रिस्पॉन्ड हो गया है जी। कंप्यूटर बेस्ड पेपर में अपना लैपटॉप लेकर नहीं जाना, वहाँ पे कंप्यूटर होता है, वहाँ वो आपने बस उसके ऊपर रिस्पॉन्स करना होता है। स्टूडेंट कहा सॉरी मैंने अभी ज्वाइन किया है सर, प्लीज़ टेल मी सीए डिग्री है या सर्टिफिकेट? ये सर्टिफिकेशन है, ठीक है जी, और ये बड़ी वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन है जिससे आपको किसी भी डिग्री वाले से ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा वैल्यू मिलती है।
ठीक है जी। एक स्टूडेंट ने पूछा है व्हाट आर द प्रिविलेजेस आफ्टर डूइंग सीए इन इंडस्ट्री और फर्म। इसके ऊपर हम लोग बड़ी डिटेल से वैसे बात कर चुके हैं स्कोप के अंदर कि नॉर्मली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पे मौजूद होते हैं और वहाँ पे टॉप डिसीजन मेकिंग लेवल पे वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अच्छी जॉब्स, अच्छी सैलरीज और अच्छा मार्केट का जो प्रोस्पेक्टिव होता है ना वो आप लोगों को मिल रहा होता है। और इसमें आपकी हमेशा से मार्केट के अंदर जो है ना वो एक नीड डेवलप रहती है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर मूव करना चाहें ग्लोबल मोबिलिटी जो है ना वो अच्छी होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट होती है, हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, ये वो सारे बेनिफिट्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इंडस्ट्री में मिलते हैं। बाकी आप डिटेल से ये वाली वीडियो जब अवेलेबल हो जाएगी तो आप इस डिटेल की जो है ना वो इसकी समरी दोबारा से देख लीजिएगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ग्रोथ पर्सपेक्टिव, पेइंग कैपेसिटी, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आप एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। सीए मास्टर के इक्विवेलेंट है या ग्रेजुएशन के? देखें, सीए जो है, जो बच्चा जो सीए कंप्लीट कर लेता है उसको अगर वो अप्लाई करे तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ यूसीपी की, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की ग्रेजुएशन मास्टर्स की एमकॉम की डिग्री जो है वो मिल जाती है। ठीक है जी, एक तो लोकली आपको एमकॉम की डिग्री मिल जाएगी अगर आप अप्लाई करेंगे तो, और दूसरा ये है कि अगर आपने सीए कंप्लीट कर लिया और आप उसके बाद जो है ना वो डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसी तरह से एशिया यूनिवर्सिटी है मलेशिया की, उसकी तरफ से आपको सर्टिफिकेशंस मिलती हैं, आपको डिग्री मिल जाती है, उधर से मास्टर्स की एमबीए की डिग्री मिल जाती है अगर आप अप्लाई करें तो। डिफरेंट टाइप की डिग्रीज़ जो हैं वो आपको मिल जाती हैं, बस उनके लिए उनका जो वो थीसिस होता है वो लिखना होता है। तो आप तकरीबन आप समझ लें कि आपको इक्विवेलेंस मिल जाती है और सिर्फ आपने उनकी फ़ीस जमा करानी होती है और थीसिस वगैरह देना होता है, तो आपको मास्टर्स की डिग्री भी मिल जाती है। आर्टिकलशिप का टाइम पीरियड आपने पूछा है जी। आर्टिकलशिप्स का जो टाइम पीरियड है वो आता है जी 3.5 साल, 3.5 ईयर्स। 3.5 ईयर्स इज़ योर ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइम। ठीक है जी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि टेल मी प्लीज़ ड्यूरिंग सीए सीएसएस को कैसे दे सकते हैं प्लीज़ सर। सीएसएस आपने अगर ग्रेजुएशन किया तो फिर आप तभी ही दे सकते हैं सीएसएस। सीएस जो है वो सीएसएस आप लोग इंटरमीडिएट के बाद नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप उसकी तैयारी करें, उसकी भी तैयारी करें, इसकी भी तैयारी करें। इफ़ यू वांट टू अपीयर इन सीएसएस, अगर आप सीएसएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद सीएसएस के लिए तैयारी करेंगे। तो उम्मीद है आपको पता होगा कि इंटरमीडिएट के बाद सीएसएस नहीं होता। आप दोनों क्वालिफिकेशंस पैरेलल कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने सीए के अंदर पहले सीए को स्टार्ट किया, फिर उन्होंने ग्रेजुएशन की, फिर उन्होंने सीएसएस किया और इस वक्त वो पुलिस की जो है ना वो साइड पे गए हुए हैं, पुलिस की फील्ड में, और बड़े ज़बरदस्त पोजीशन पे वो इस वक्त मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ड्यूरिंग आर्टिकल्स हम कोई जॉब साथ को जॉब कर सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट और प्राइवेट, और कोई स्टूडेंट जो साथ कर रहा हो वो भी कर सकते हैं या नहीं? कोई स्टडी, अच्छा एक चीज़ तो समझ लें कि जब आप आर्टिकल्स कर रहे हैं तो आप जॉब नहीं कर सकते क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हो रही है, और उस ट्रेनिंग के दौरान ICAP आपको अलाउ नहीं करता कि आप जॉब करें। ठीक है, नॉर्मली बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन काम शाम कर लेते हैं, तो वो तो जॉब नहीं होती ना, वो तो बस एक छोटा सा साइड हसल होती है, वो आप कर सकते हैं। कोई और स्टडी करना बेसिकली वो उसके लिए आपको अपने इदारे से इजाज़त लेनी पड़ती है। अगर आपको क्लासेस लेनी है तो फिर वो आपको फिर क्लासेस लेने की इजाज़त तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हो रही है। तो ट्रेनिंग में आप क्लासेस की आपको इजाज़त नहीं मिल सकती, लेकिन अगर आप उनसे बात कर लें वो आपको प्राइवेट एग्ज़ाम देने की इजाज़त दे सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कोई मना नहीं है, लेकिन जॉब करना मना है क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हो रही है आर्टिकल्स में, जॉब नहीं कर सकते आप जी। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, चले मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चंस आई एम श्योर के आंसर हो चुके हैं। और अगर कोई आपका सवाल रहता है तो आपको टीम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करेगी, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें और उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्वेश्चन पूछें। हमारी टीम बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी डिटेल के साथ आपको वो गाइडेंस देगी, आपको वो सारी चीज़ें जो है ना वो बताएगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो उसको जो है वो हमारी टीम आंसर करेगी। मैंने ये कोशिश किया कि आप लोगों को सीए के बारे में बताया जाए, आपको ये समझाया जाए कि सीए क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं,
और कि आपके लिए कितना अफोर्डेबल है, आपके लिए कितना इजी है, कितना जल्दी आप विद इन नो टाइम आप इसमें कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन का मज़ा आया होगा और आप लोग मोटिवेट हुए होंगे। इफ़ यू वांट टू अचीव बिग, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, वो कहते हैं इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड। तो इन सारी चीज़ों के साथ एक मोटिवेटेड डिस्कशन के साथ मैंने उम्मीद है कि आप लोगों को इसका समझ आई होगी, आपको इसका बेनिफिट हुआ होगा। मैं इस सेशन को कंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन, एक बच्चा बार बार सवाल पूछ रहा है, तो उस क्वेश्चन को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप मैसेज करें। मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, मैं इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर देगी। अल्लाह हाफिज़।